वेलकम विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मंजिल विद अंसारी। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान की संपूर्ण टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ेंगे। कृपया ध्यान से हर टॉपिक को समझकर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, और ये है भाग 1, आधार एवं व्यवहारवाद, फाउंडेशंस एंड बिहेवियरिज्म। जी, और ये टॉपिक डीएसएसबी, पीआरटी, सीटेट, रीट, यूपीटेट जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अपनी चर्चा शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक रोड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले हम दार्शनिक आधार यानी फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को समझेंगे। इसमें हम प्लेटो और अरस्तू के विचारों पर चर्चा करेंगे। जी, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा प्रारंभिक स्कूल यानी अर्ली स्कूल्स। इसमें विल्हेम वुंट और विलियम जेम्स शामिल हैं। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, है ना? बिल्कुल। और फिर तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हम व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का गहराई से अध्ययन करेंगे, जिसमें पावलोव, वॉटसन, थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत आते हैं। हाँ, और ये पूरी चर्चा एकदम सरल हिंदी भाषा में होगी। जहां भी जरूरी होगा हम तकनीकी शब्दों के लिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो भाग 1, दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का। जी, प्लेटो एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक। इन्हें हम सहजवाद यानी नेटिविज्म का प्रवर्तक मानते हैं। नेटिविज्म, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, प्लेटो का जो मुख्य सिद्धांत था वो ये था कि ज्ञान जन्म से ही मनुष्य में होता है। अच्छा, पहले से? हाँ, जिसे वो इननेट नॉलेज कहते थे। उनका मानना था कि हमें खाली दिमाग के साथ पैदा नहीं होते। तो फिर शिक्षा का काम क्या है अगर ज्ञान पहले से ही अंदर है? बहुत अच्छा सवाल है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य इसी अंदरूनी ज्ञान को सिर्फ बाहर निकालना है, टू ड्रॉ आउट। मतलब कुछ नया सिखाना नहीं, बल्कि जो है उसे उजागर करना। बिल्कुल। और आपको एक मजेदार तथ्य बताऊं, एजुकेशन शब्द भी लैटिन के एडुकेर से आया है, जिसका मतलब ही होता है बाहर निकालना। अरे वाह, ये तो सीधा कनेक्शन है। तो परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जी, एक पुराना प्रश्न भी है कि शिक्षा अंतर्मन से ज्ञान को बाहर निकालना है, ये कथन किसका है? और जवाब है प्लेटो। इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, एक छोटी सी ट्रिक है। PLATO को सोचें, पहले से लेकर आया तत्व, मतलब जो ज्ञान पहले से लेकर आया हो, इनेट। बहुत खूब। अब आते हैं प्लेटो के ही शिष्य अरस्तू पर। अरस्तू यानी एरिस्टोटल। ये प्लेटो के शिष्य तो थे, लेकिन इनके विचार बिल्कुल अलग थे। ये अनुभववाद यानी एम्पेरिसिज्म के समर्थक थे। एम्पेरिसिज्म मतलब अनुभव पर आधारित। एकदम। उनके अनुसार जन्म के समय हमारा मन एक कोरी स्लेट यानी टैब्यूलर रासा होता है। टैब्यूलर रासा मतलब बिल्कुल खाली। हाँ, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, और सारा का सारा ज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव यानी सेंस एक्सपीरियंस से आता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं उससे। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए उनके लिए शिक्षण में वास्तविक वस्तुओं और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का बहुत महत्व था, जैसे विज्ञान के प्रयोग। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर की बहस यहीं से शुरू होती है। सही पकड़ा आपने। परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि मन जन्म के समय एक कोरी स्लेट के समान होता है, ये किसका विचार है? तो इसका जवाब अरस्तू होगा। जी, और इसकी मेमोरी ट्रिक भी है, ARSTOTLE, मतलब अनुभव से रिलायंस, अनुभव पर निर्भरता। बढ़िया। तो ये तो हुई दार्शनिक नींव। अब मनोवैज्ञानिक विज्ञान कैसे बना? यहां से हम आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, प्रारंभिक स्कूल, अर्ली स्कूल्स। और इसमें सबसे पहला नाम है विल्हेम वुंट का। विल्हेम वुंट, इन्हें तो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। बिल्कुल। वुंट एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थी, और उन्होंने 1879 में जर्मनी की लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली साइकोलॉजी लैब खोली थी। ये तारीख और जगह तो परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। 1879, लाइप्जिग। जी, इसे जरूर याद रखें। वुंट संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े थे। स्ट्रक्चरलिज्म, इसका क्या मतलब है? उनका मानना था कि हमें चेतना यानी कॉन्शियसनेस के तत्वों का अध्ययन करना चाहिए, उसकी संरचना, उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। अच्छा, जैसे मन किन किन चीजों से बना है। हाँ, और इसके लिए उन्होंने जो विधि अपनाई वो थी आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर झांकना। हाँ, अपने स्वयं के मानसिक अनुभवों का वर्णन करना। लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या?
ये विधि बच्चों के लिए बहुत कठिन होती है। वो अपने अनुभवों को इतने विस्तार से नहीं बता सकते। सही बात है। तो वुंट को याद रखने के लिए कोई ट्रिक? हाँ, WNDT को याद रखें वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी लैब से। बहुत अच्छा। तो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद क्या आया? इसके बाद आए एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, और वो लेकर आए प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स, फंक्शनलिज्म, मतलब अब फोकस स्ट्रक्चर से फंक्शन पे आ गया। बिल्कुल। जेम्स ने कहा कि मन की संरचना क्या है ये जानना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मन काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। ये तो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लग रहा है। हाँ, उन्होंने मन को चेतना की धारा यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा, एक लगातार बहती हुई नदी की तरह। जिसे आप टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। सही। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य था बच्चे को जीवन के साथ समायोजित यानी एडजस्ट करना सिखाना। उन्होंने व्यावहारिकता, प्रैग्मैटिज्म पर जोर दिया। उनकी कोई प्रसिद्ध किताब? जी, 1890 में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी, जो आज भी क्लासिक मानी जाती है। तो जेम्स को कैसे याद रखें? जेम्स को याद रखें जीवन से एडजस्टमेंट और माइंड एफिशिएंसी से। बहुत बढ़िया। तो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बाद मनोविज्ञान में सबसे बड़ा तूफान आया है ना? हाँ, और वो था व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। यह हमारा तीसरा और सबसे अहम भाग है। और इसकी शुरुआत होती है इवान पेवलोव से। जी, आइवन पेवलोव, एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट। उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। और इसके लिए उन्हें 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था। जी हाँ, उनका प्रयोग तो हम सबने सुना है, कुत्ते और घंटी वाला, डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसकी प्रक्रिया क्या थी? जरूर। देखिए, 3 चरण है। पहला, अनुबंधन से पहले भोजन, जो कि एक अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस है, यूसीएस, उसे देखकर लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यूसीआर। लेकिन घंटी जो एक न्यूट्रल स्टिम्युलस है, उससे कोई लार नहीं आती। बिल्कुल। अब दूसरा चरण, अनुबंधन के दौरान पावलोव ने घंटी और भोजन को एक साथ देना शुरू किया। और उससे लार आई? हाँ, और कई बार ऐसा करने के बाद आया तीसरा चरण, अनुबंधन के बाद अब सिर्फ घंटी की आवाज से ही लार आने लगी। मतलब घंटी अब एक कंडीशन स्टिमुलस बन गई और उस पर लार आना एक कंडीशन रिस्पॉन्स, सीआर, हो गया। एकदम सही। और इसमें 2 और महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक्सटिंक्शन यानी विलोपन। ये क्या होता है? जब आप सिर्फ घंटी बजाते हैं और भोजन नहीं देते, तो धीरे धीरे कुत्ते की प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। अच्छा। और दूसरा, जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। जब कुत्ता घंटी से मिलती जुलती आवाजों पर भी लार टपकाने लगता है। समझ गए। तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी ये है कि घंटी एक कंडीशन स्टिमुलस है। बिल्कुल। अब पेवलोव के बाद आते हैं व्यवहारवाद के असली पितामह, जॉन बी वॉटसन। जी, जॉन बी वॉटसन। उनका एक ही विश्वास था, मनोविज्ञान केवल प्रेक्षणीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन है। उनका वो प्रसिद्ध कथन भी है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। ये दिखाता है कि उनके लिए वातावरण, एनवायरनमेंट ही सब कुछ था। और उन्होंने इसे साबित करने के लिए लिटिल एल्बर्ट प्रयोग भी किया। हाँ, 1920 में एक बहुत ही विवादास्पद प्रयोग। उन्होंने दिखाया कि भय जैसी भावनाएं भी सीखी जा सकती हैं, वो जन्मजात नहीं होती। उस प्रयोग में क्या हुआ था? उन्होंने एक बच्चे एल्बर्ट के सामने एक सफेद चूहा रखा और साथ में एक बहुत तेज डरावनी आवाज की, जिससे बच्चा डर गया। हाँ, और बार बार ऐसा करने पर एल्बर्ट सिर्फ चूहे को देखकर ही डरने लगा और बाद में वो हर सफेद रोएदार चीज से डरने लगा। इसे ही जनरलाइजेशन कहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो वॉटसन को याद रखने की ट्रिक है, वॉटसन इज इक्वल टू वातावरण इज एवरीथिंग। ठीक है। वॉटसन के बाद अगले व्यवहारवादी कौन थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने प्रयास और भूल यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया, जिसे कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। जी। इनका प्रयोग एक भूखी बिल्ली और एक पजल बॉक्स पर था। बिल्ली को बॉक्स से बाहर निकलकर खाना खाना था। और वो गलती से लीवर दबाना सीख जाती है। हाँ, कई प्रयासों और भूलों के बाद। और इसी के आधार पर उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस। बिल्कुल। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम मतलब अगर परिणाम अच्छा है तो व्यवहार दोहराया जाएगा। सही। अभ्यास का नियम मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और तत्परता का नियम मतलब
सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। इनकी मेमोरी ट्रिक क्या है? थॉर्नडाइक इज इक्वल टू ट्रायल ब्रिंग्स इफेक्ट। प्रयास से ही प्रभाव आता है। बहुत अच्छे। और अब आते हैं सबसे प्रभावशाली व्यवहारवादी पर, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर। और इनका सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। जी, स्किनर का मुख्य विचार था कि व्यवहार उसके परिणामों यानी कॉन्सिक्वेंसेस द्वारा नियंत्रित होता है। इनका प्रयोग था स्किनर बॉक्स, जिसमें चूहा भोजन के लिए लीवर दबाता था। हाँ। और स्किनर ने परिणामों को बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने 4 मुख्य अवधारणाएं दी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और शेपिंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब इनाम देना ताकि व्यवहार बढ़े, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कोई बुरी चीज हटा लेना ताकि व्यवहार बढ़े। जैसे अगर बच्चे ने होमवर्क कर लिया तो उसे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। ये सजा नहीं है। अच्छा, ये भी व्यवहार को बढ़ाता है। हाँ। जबकि पनिशमेंट व्यवहार को घटाता है। एकदम। और शेपिंग का मतलब है छोटे छोटे चरणों में सिखाना। और सबसे प्रभावी अनुसूची कौन सी है? वेरिएबल रेशियो, जैसे लॉटरी। आपको पता नहीं होता कि इनाम कब मिलेगा, इसलिए आप कोशिश करते रहते हैं। स्किनर के लिए मेमोरी ट्रिक, SKINNERS, स्किनर बॉक्स, लीवर फॉर फूड। बहुत खूब। तो अब हमें तीनों मुख्य व्यवहारवादियों को समझ लिया है। क्या हम इनकी एक संक्षिप्त तुलना कर सकते हैं? जरूर। ये हमारा चौथा भाग है, सारांश और तुलना। तो देखिए, पावलोव का सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे एस टाइप भी कहते हैं। एस टाइप मतलब स्टिमुलस पर फोकस। हाँ, स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। उनका विषय था कुत्ता। और थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर या बॉन्ड थ्योरी। उनका फोकस था प्रैक्टिस एंड एफर्ट पर, और उनका विषय था बिल्ली। और आखिर में स्किनर? स्किनर का सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे आर टाइप कहते हैं। आर टाइप मतलब रिस्पॉन्स पर फोकस। जी, उनका फोकस था रिस्पॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंस पर, और उनके विषय थे चूहा और कबूतर। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ना? सीखने वाले की भूमिका। बिल्कुल सही। पावलोव के सिद्धांत में सीखने वाला निष्क्रिय है, पैसिव लर्नर। कुत्ते को कुछ नहीं करना पड़ता। जबकि स्किनर के सिद्धांत में सीखने वाला सक्रिय है, एक्टिव लर्नर। चूहे को खुद लीवर दबाना पड़ता है। एकदम सही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज हमने मनोविज्ञान के विकास को समझा। ये यात्रा फिलॉसफी से शुरू हुई, फिर स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म तक पहुंची, और अंत में बिहेवियरिज्म पर आकर रुके, जिसने मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा दिलाया। बिल्कुल। एक बहुत ही शानदार सफर रहा है ये। तो DSSSB और CTET में सफलता के लिए इन नोट्स को दोहराना बहुत जरूरी है। जी, रोजाना रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे रिवाइज करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए मंजिल विद अंसारी से जुड़े रहें। धन्यवाद। 3 बहुत ही जरूरी स्कूलों पर बात करने वाले हैं। पहला है गेस्टाल्टवाद, फिर हम सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषण को समझेंगे, और आखिर में एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को। ये सभी टॉपिक्स DSSB, CTET, RET और UPTET परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। जी, गेस्टाल्ट ये एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द। हाँ, जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप या आकृति, मतलब पैटर्न या होल। इसके मुख्य मनोवैज्ञानिक थे मैक्स वर्दमर, कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर। और इनका एक मूल सिद्धांत था जो बहुत फेमस है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब समग्र उसके भागों के योग से भिन्न एवं महान होता है। बिल्कुल। जैसे कोई गाना है, वो सिर्फ अलग अलग सुरों का जोड़ नहीं है ना? दिमाग चीजों को एक पूरे पैटर्न में देखता है। अच्छा, और इसी से इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसे सूझ कहते हैं। हाँ, वही आहा मोमेंट, जब आप किसी समस्या पर अटके हुए हैं और फिर अचानक से एकदम से दिमाग में समाधान आ जाता है। पूरी सूरत एक साथ साफ हो जाती है। सही कहा। इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक भी है, GSTLT, मतलब ग्रुप होल पर फोकस करता है। तो हमारा दिमाग ये पैटर्न बनाता कैसे है? इसके कुछ नियम भी तो होंगे। जी, प्रत्यक्षीकरण के कुछ नियम हैं। पहला है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी सन्निकटता का नियम। इसका मतलब है कि जो चीजें पास पास होती हैं वो हमें एक ग्रुप में दिखती हैं। एकदम सही। और दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी समरूपता। अच्छा, मतलब जो चीजें एक जैसी दिखती हैं वो एक साथ नजर आती हैं, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे। बिल्कुल। तीसरा है लॉ ऑफ क्लोजर या पूर्ति का नियम,
इसमें हमारा दिमाग अधूरी आकृति को भी पूरा करके देखता है। जैसे 3 डॉट से एक ट्रायंगल बना लेना, भले ही लाइनें न खींची हों। हाँ, और फिर है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का नियम। हम एक टूटी हुई रेखा को भी एक सीधी लगातार रेखा के रूप में ही देखते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमारा परसेप्शन, मतलब जो हम देखते हैं, वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है। बिल्कुल। और इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है फाई घटना, यानी फाई फिनोमेना। फाई घटना। हाँ, जब हम बहुत सारी स्थिर तस्वीरों को तेजी से एक के बाद एक देखते हैं तो हमें वो चलती हुई महसूस होती हैं। यही सिनेमा का आधार है। अच्छा, तो जो हम फिल्में देखते हैं वो असल में इसी सिद्धांत पर काम करती है? जी, और इसी सूझ को साबित करने के लिए कोहलर ने 1917 में एक प्रयोग किया था, सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर। हाँ, सुल्तान वाला प्रयोग तो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने सुल्तान को एक कमरे में रखा और छत से केले लटका दिए जो उसकी पहुंच से बाहर थे। और कमरे में कुछ बक्से भी थे। जी, तो सुल्तान ने पहले बहुत कोशिश की, कूदा, मतलब ट्रायल एंड एरर किया। लेकिन वो असफल रहा। हाँ, फिर वो थक कर एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा। वो बस केले, बक्से सबको देख रहा था और फिर अचानक उसे सूझ आई। वो आहा मोमेंट। वही, वो उठा, बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, उस पर चढ़ा और केले हासिल कर लिया। मतलब उसने हिस्सों को जोड़कर एक पूरी सूरत बना ली और समस्या का समाधान कर लिया। बिल्कुल। तो इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या हुआ? यही कि विषय को पहले समग्र रूप में पढ़ाना चाहिए, टीच द होल, और छात्रों में प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही। तो ये तो हुई गेस्टाल्ट की बात। अब हम चलते हैं मनोविज्ञान की एक बिल्कुल अलग दुनिया में, मन की गहराइयों में। अब हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड और उनके मनोविश्लेषणवाद की। जी, सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी कहा जाता है। फ्रॉइड ने मन का एक मॉडल दिया जिसकी तुलना उन्होंने एक आइसबर्ग यानी बर्फ के टुकड़े से की। हाँ, जिसमें ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। बिल्कुल। जो 10% हिस्सा ऊपर दिखता है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन। मतलब वो विचार जिनके बारे में हम अभी जागरूक हैं। सही। फिर आता है प्री कॉन्शियस, यानी अर्ध चेतन। ये वो यादें हैं जिन्हें हम थोड़ी कोशिश से याद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा 90% हिस्सा जो पानी के नीचे है, वो है अनकॉन्शियस, अचेतन मन। हमारी दमित इच्छाएं, हमारे डर, वो सब यहीं छिपे होते हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो एक तरह से हमारे एक्शंस का कंट्रोल इसी अचेतन मन के पास है। फ्रॉइड के अनुसार हाँ, और इसी मन के अंदर के संघर्ष को समझने के लिए उन्होंने व्यक्तित्व का एक मॉडल दिया, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी, ईगो और सुपर ईगो। हाँ, आईडी जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। ये एक जिद्दी बच्चे की तरह है जो कहता है मुझे ये अभी चाहिए। उसे सही गलत की कोई परवाह नहीं। का प्रतीक है। ये एक जज की तरह है जो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत। तो फिर ईगो का क्या काम है? ईगो इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। वो रियलिटी प्रिंसिपल, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब वो एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर। जी, ईगो का काम है कि वो आईडी की इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से पूरा करे ताकि सुपर ईगो भी नाराज ना हो। तो एक स्वस्थ व्यक्तित्व में ईगो इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। एकदम। और फ्राइड का मानना था कि ये संघर्ष हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसी आधार पर उन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं दी। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। हाँ, पहली है ओरल स्टेज, जन्म से 1 साल तक। इसमें बच्चे का सुख उसके मुंह के साथ जुड़ा होता है। और अगर इस स्टेज में कोई समस्या हो तो फिक्सेशन हो सकता है। जी, जैसे बड़े होकर धूम्रपान करना या नाखून चबाना। दूसरी है एनल स्टेज, 1 से 3 साल। ये पॉटी ट्रेनिंग पर केंद्रित होती है। इसमें फिक्सेशन से ओसीडी जैसी समस्या हो सकती है। तीसरी है फैलिक स्टेज, 3 से 6 साल। इसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात होती है और बच्चे अपनी जेंडर आइडेंटिटी विकसित करते हैं। इसके बाद आती है लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 साल। इसमें यौन ऊर्जा शांत रहती है और बच्चे का ध्यान स्कूल और सामाजिक कौशल पर होता है। और आखिरी जेनिटल स्टेज, 12 साल के बाद, जिसमें व्यक्ति परिपक्व संबंधों का विकास करता है। ठीक है। तो जब ईगो उस आईडी और सुपर ईगो के बीच संतुलन नहीं बना पाता तो चिंता, मतलब एंजाइटी, पैदा होती है। हाँ, और इस चिंता को कम करने के लिए ईगो कुछ रक्षात्मक युक्तियों यानी डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है। ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, है ना, अनजाने में। बिल्कुल, अनजाने में। जैसे कि रिप्रेशन यानी दमन। इसमें हम किसी दर्दनाक याद को अचेतन मन में धकेल देते हैं
और उसे भूल जाते हैं। एक और है रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण, मतलब अपनी असफलता के लिए बहाने बनाना। हाँ, जैसे पेपर मुश्किल था या शिक्षक खराब था। और प्रोजेक्शन क्या है? प्रक्षेपण। इसमें हम अपनी भावनाओं को दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं कहूंगा तुम मुझसे गुस्सा हो, अच्छा, मतलब अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। एक तरह से। फिर रिग्रेशन है, प्रतिगमन, जिसमें व्यक्ति तनाव में बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता हाँ। है। और एक है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। जी, इसमें हम अपनी असली भावना के ठीक विपरीत व्यवहार करते हैं, जैसे किसी से नफरत करते हुए भी बहुत प्यार से पेश आना। तो फ्रॉइड का सिद्धांत हमारे अंदर के छुपे हुए संघर्षों को दिखाता है, लेकिन ये किशोरावस्था पर आकर रुक जाता है। क्या हमारा विकास वहीं खत्म हो जाता है? यही सवाल एरिक एरिक्सन को भी परेशान कर रहा था, जो फ्रॉइड के ही अनुयायी थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि विकास जीवन भर चलता है, पालने से कब्र तक। और यहीं से हमारा तीसरा सिद्धांत शुरू होता है, मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन का साइकोसोशल थ्योरी। हाँ, एरिक्सन ने कहा कि हमारा जीवन 8 अवस्थाओं से गुजरता है और हर अवस्था में एक सामाजिक संकट, एक क्राइसिस होता है। और उस संकट को हल करने से एक गुण, एक वर्च्यू विकसित होता है। बिल्कुल, उन्होंने ही आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द भी दिया था। तो उनकी 8 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है इन्फेंसी, 0 से 1 साल। संकट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर देखभाल अच्छी हो तो होप यानी आशा का गुण विकसित होता है। फिर 1 से 3 साल, अर्ली चाइल्डहुड। संकट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। जी, इसमें बच्चे को खुद काम करने देने से विल यानी इच्छा शक्ति विकसित होती है। और 3 से 6 साल, प्ले एज में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिससे पर्पस यानी उद्देश्य का गुण आता है। सही, लेकिन पीआरटी परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी है, वो है चौथी अवस्था। 6 से 12 साल वाली, हाँ, स्कूल एज। संकट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी उद्योग बनाम हीन भावना। ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इस उम्र में बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, जहां उसकी तुलना दूसरों से होती है। उसे प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज करनी होती हैं। तो अगर वो सफल होता है, तो उसमें इंडस्ट्री का भाव आता है, मतलब वो मेहनती बनता है। जी, और इससे कॉम्पिटेंस यानी सामर्थ्य का गुण विकसित होता है। उसे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं। और अगर वो असफल होता है या उससे डांटा जाता है, तो उसमें इंफीरियोरिटी हीन भावना आ जाती है। इसलिए शिक्षक की भूमिका यहाँ बहुत बड़ी है। उसे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। इसके बाद आती है किशोरावस्था, 12 से 18 साल। हाँ, 5वीं अवस्था। संकट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। वो सवाल, मैं कौन हूँ? बिल्कुल। इस संकट को सफलतापूर्वक हल करने से फिडेलिटी यानी निष्ठा का गुण विकसित होता है। और इसके बाद की अवस्थाएं? इसके बाद वयस्कता की 3 अवस्थाएं हैं। यंग अडल्ट में इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिससे लव का गुण आता है। फिर मिडिल अडल्ट में जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जिससे केयर का गुण आता है। और अंत में ओल्ड एज 65 से ज्यादा, जहां संकट है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, और इससे विजडम यानी बुद्धिमत्ता विकसित होती है। कमाल है। तो हमने ये 3 अलग-अलग सिद्धांत देखे, गेस्टाल्ट, फ्रॉइड और एरिक्सन। एक शिक्षक के लिए इन तीनों का निचोड़ क्या है? क्लासरूम में इन्हें कैसे लागू करें? देखिए, निचोड़ यह है कि कोई एक सिद्धांत अकेला पूरा नहीं है। गेस्टाल्ट हमें सिखाता है कि विषय को समग्र रूप में प्रस्तुत करें और सूझ को बढ़ावा दें। फ्रॉइड हमें याद दिलाता है कि छात्रों के अचेतन भय और उनकी रक्षात्मक युक्तियों के प्रति संवेदनशील रहें। और एरिक्सन हमें बताते हैं कि हर उम्र की अपनी चुनौती है। प्राथमिक कक्षा में बच्चे में इंडस्ट्री का निर्माण करें और किशोरों को उनकी पहचान बनाने में मदद करें। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुख्य शब्द। जरूर। गेस्टाल्ट मतलब होल, इनसाइट लर्निंग और 5 फेनोमेना। फ्रॉइड मतलब अनकॉन्शियस माइंड, 8 ईगो सुपर ईगो, 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस और डिफेंस मैकेनिज्म्स। और एरिक्सन मतलब 8 स्टेजेस, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, आइडेंटिटी क्राइसिस और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। बहुत बढ़िया। ये तीनों ही सिद्धांत इंसान को समझने के अलग-अलग लेकिन बहुत जरूरी नजरिए देते हैं। बिल्कुल। और शायद असली समझदारी इसी में है कि हम जानें कि कब कौन सा नजरिया इस्तेमाल करना है।
आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के कुछ सबसे बड़े और जरूरी विचारक। जी, और हम इसे आसान बनाने के लिए दो हिस्सों में देखेंगे। पहला कि बच्चे सोचते कैसे हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। और दूसरा, जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर हमें उन्हें पढ़ाना कैसे चाहिए, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के आइडियाज। बिल्कुल। तो पहले हिस्से में दो बड़े नाम आते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। और दूसरे हिस्से में हम जेरोम ब्रूनर और जॉन ड्यूई पर फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े नाम से शुरू करते हैं, जीन पियाजे। इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का जनक भी कहा जाता है। हाँ, और उनका जो सबसे मुख्य विश्वास था वो ये कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट्स होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक, ये सुनने में बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हम ज्ञान भरते हैं। वो खुद अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करके, प्रयोग करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। अच्छा, तो वो अपना ज्ञान बनाते कैसे हैं? यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आते हैं जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में जानकारी के छोटे छोटे पैकेट हैं। इन्हें पियाजे ने स्कीमा या फोल्डर कहा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे ने पहली बार एक चिड़िया देखी और दिमाग में पक्षी नाम का एक स्कीमा या फोल्डर बना लिया। उस फोल्डर में क्या जानकारी है कि जिसके पंख होते हैं और जो उड़ता है वो पक्षी है। ठीक है, पक्षी का फोल्डर बन गया। अब बच्चा एक दिन हवाई जहाज देखता है, उसके भी पंख हैं, वो भी उड़ रहा है, तो उसका दिमाग सबसे पहले क्या करेगा? वो उस हवाई जहाज को पक्षी वाले फोल्डर में डालने की कोशिश करेगा। अच्छा। इस प्रक्रिया को पियाजे ने एसिमिलेशन कहा, मतलब नई जानकारी को पुराने मौजूदा स्कीमा में फिट करना। पर हवाई जहाज तो पक्षी नहीं है, तो वहां एक कंफ्यूजन पैदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और उसी कंफ्यूजन या असंतुलन की स्थिति को पियाजे ने डिसइक्विलिब्रियम कहा। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिमाग को अपने स्कीमा को बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है मतलब या तो वो पक्षी वाले फोल्डर को एडिट करेगा या फिर हवाई जहाज नाम का एक नया फोल्डर ही बना लेगा। इसी बदलाव को या नया स्कीमा बनाने को एकोमोडेशन कहते हैं। और जब ये हो जाता है तो कंफ्यूजन खत्म, दिमाग वापस संतुलन में। एकदम सही। और फिर वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। पियाजे के हिसाब से सीखना इसी साइकिल का लगातार चलना है। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। तो पियाजे ने इस पूरी डेवलपमेंट को कुछ स्टेजेस में भी बांटा था, है ना? हाँ, 4 मुख्य स्टेजेस में। इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक भी है, SPCF। SPCF। तो एस से शुरू करते हैं। एस से है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ये जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। अच्छा, सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस और मोटर एक्शन। जी, इस उम्र में बच्चे अपनी इंद्रियों मतलब छूकर, देखकर, सुनकर और अपने एक्शन से दुनिया को समझते हैं। और इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। ये करीब 8-9 महीने में विकसित होता है। इसका मतलब ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तब भी उसका अस्तित्व है। हाँ, बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चे के सामने से खिलौना हटा दो तो उसे लगता है खिलौना गायब हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस आने के बाद वो उसे ढूंढता है क्योंकि उसे पता है कि खिलौना कहीं आसपास ही है। ठीक है, तो एस के बाद आता है पी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल तक होती है। जी, और इस स्टेज में भाषा का बहुत तेजी से विकास होता है जिसे लैंग्वेज एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन सोच में तर्क की कमी होती है। तर्क की कमी? हाँ, कई सीमाएं हैं। पहली है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्वार्थी है। इसका मतलब है कि वो दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। अच्छा, उसे लगता है कि जैसा वो सोचता है वैसा ही सब सोचते हैं। बिल्कुल। दूसरी है एनिमिज्म, मतलब निर्जीव चीजों को भी सजीव समझना, जैसे गुड़िया को चोट लग गई या चांद आज उदास है। और वो पानी वाले ग्लास का क्लासिक एक्सपेरिमेंट भी इसी स्टेज का है। हाँ, लैक ऑफ कंजर्वेशन। अगर आप बराबर पानी को एक चौड़े ग्लास से एक लंबे ग्लास में डाल दें तो बच्चा कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता है, जिसे सेंट्रेशन कहते हैं। वो सिर्फ ग्लास की ऊंचाई देख रहा है, चौड़ाई नहीं। ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में लॉजिक का स्विच ऑन कब होता है? वो होता है तीसरी स्टेज में, सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 साल तक होती है। कॉन्क्रीट यानी ठोस। जी,
यहाँ बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के बारे में जो ठोस हैं, जिन्हें वो देख या छू सकता है। अच्छा, तो अब वो पानी वाले गिलास की पहेली को सुलझा लेगा। हाँ, अब वो कंजर्वेशन समझ जाएगा। वो चीजों को क्लासिफाई कर सकता है, मतलब ग्रुप में बांट सकता है, सीरिएशन कर सकता है, मतलब उन्हें क्रम में लगा सकता है। और रिवर्सिबिलिटी भी समझ जाता होगा, जैसे 2 + 3 = 5 है, तो 5 - 3 = 2 होगा। बिल्कुल, ये सारी क्षमताएं इस स्टेज में आ जाती हैं। और फिर आती है आखिरी स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल। 11 साल के बाद। हाँ, और यहाँ बच्चा अमूर्त तरीके से सोच सकता है। मतलब अब वो न्याय, ईमानदारी, लोकतंत्र जैसे कॉन्सेप्ट्स पर भी लॉजिक लगा सकता है। एक वैज्ञानिक की तरह, मतलब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। जी, परिकल्पना बनाना और उसे टेस्ट करना, ये सब क्षमताएं इसी स्टेज में आती हैं। तो एक टीचर के लिए इन सब स्टेजेस को जानना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इससे पता चलता है कि हमें बच्चों को डिस्कवरी लर्निंग के मौके देने चाहिए, उन्हें खुद खोज करने देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें बच्चे की स्टेज के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए। आप एक 7 साल के बच्चे को अमूर्त बीजगणित नहीं सिखा सकते। उसके लिए आपको कंचे या ब्लॉक्स जैसी ठोस चीजों का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षा, यानी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। तो पियाजे ने हमें बच्चे के दिमाग का एक नक्शा दिया, लेकिन इस नक्शे में एक चीज की कमी थी। हाँ, और वो थे समाज, संस्कृति और भाषा। और यहीं पर हमारे अगले विचारक लेव वाइगोत्स्की आते हैं। वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये पियाजे से कैसे अलग है? ये बिल्कुल अलग नजरिया है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अकेले नहीं होता, वो सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन, संस्कृति और भाषा से होता है। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। अधिगम विकास से पहले होता है। जी, पियाजे मानते थे कि पहले विकास होगा तब बच्चा सीखेगा। वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, बच्चा पहले समाज से, दूसरों से सीखता है और उस सीखने से उसका विकास होता है। और इस सीखने में सबसे बड़ा औजार है भाषा। हाँ, भाषा। वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरण बताए, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच ये वही है जब बच्चे खेलते हुए खुद से बातें करते हैं। हाँ। और ये पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच एक बड़ा अंतर है। पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा और इसे व्यर्थ माना। लेकिन वाइगोत्स्की के लिए ये बहुत जरूरी थी। बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट स्पीच है। बच्चे मुश्किल काम करते हुए खुद को गाइड करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर यही प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे हमारे मन की आवाज यानी इनर स्पीच बन जाती है। बिल्कुल। वाइगोत्स्की के 2 और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, ZPD और स्कैफोल्डिंग। जी, ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वो दायरा है जो एक बच्चा अकेले जो कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का अंतर है। अच्छा, तो लर्निंग के लिए बेस्ट पार्ट है। हाँ, यहीं पर सबसे अच्छी लर्निंग होती है। और इस ZPD में जो अस्थायी मदद दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और ये मदद कौन देता है? कोई भी जो बच्चे से ज्यादा जानता हो, जिसे MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। वो टीचर, माता पिता या कोई दोस्त भी हो सकता है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब जवाब बताना नहीं, बल्कि संकेत देना, इशारे करना है। एकदम सही। ये एक अस्थायी मदद है जिसे धीरे धीरे हटा लिया जाता है। तो वाइगोत्स्की को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? उनके आइडिया से कोऑपरेटिव लर्निंग यानी बच्चों को ग्रुप में सिखाना। पीयर ट्यूटरिंग, जहां बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं। जी, और रेसिप्रोकल टीचिंग जैसे तरीके निकले हैं। इन सब में सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर है। बहुत बढ़िया। तो हमने ये समझ लिया कि बच्चे सोचते कैसे हैं। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, हमें पढ़ाना कैसे चाहिए। और यहाँ बात आती है प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जिसके 2 मुख्य विचारक हैं, जेरोम ब्रूनर और जॉन डुई। इन दोनों का फोकस इस बात पर था कि शिक्षा को शिक्षक केंद्रित से बाल केंद्रित बनाना चाहिए। बच्चा एक्टिव होना चाहिए और टीचर एक सूत्रधार, एक फैसिलिटेटर। पहले ब्रूनर की बात करते हैं। उनका स्पाइरल करिकुलम का आइडिया बहुत फेमस है। हाँ, सर्पिल पाठ्यक्रम। इसका मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक को किसी भी उम्र के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बस आपको उसे सरल तरीके से पेश करना होगा। और फिर आप उसी टॉपिक पर बाद में वापस आते हैं और उसे थोड़ी ज्यादा गहराई से पढ़ाते हैं। बिल्कुल, टॉपिक वही रहता है, बस उसकी जटिलता समय के साथ बढ़ती जाती है, एक स्पाइरल की तरह। ब्रूनर ने सीखने के 3 तरीकों की भी बात की थी। जी, 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
पहला इनएक्टिव यानी एक्शन के जरिए सीखना, जैसे साइकिल चलाना। दूसरा आइकॉनिक यानी इमेज या चित्रों के जरिए सीखना। और तीसरा सिंबॉलिक यानी भाषा या सिंबल्स के जरिए सीखना, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले। ठीक है। और अब आते हैं हमारे आखिरी विचारक जॉन ड्यूई पर। जॉन ड्यूई और उनका सिद्धांत प्रैग्मेटिज्म यानी व्यावहारिकता। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। बिल्कुल। उनका मूल मंत्र था करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उनका मानना था कि असली सीखना क्लासरूम में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने से होता है। तो उनके हिसाब से स्कूल एक लघु समाज, एक मिनिएचर सोसाइटी होना चाहिए। जी, एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान ना लें, बल्कि मिलकर काम करना, लोकतांत्रिक तरीके से रहना सीखें। इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड पर बहुत जोर दिया। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, ठीक, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर और ड्यूई, तो हमें एक पूरी तस्वीर मिलती है। पियाजे ने हमें बच्चे के विकास का बायोलॉजिकल रोड मैप दिया, वाइगोत्स्की ने याद दिलाया कि ये यात्रा समाज और भाषा के साथ होती है, और ब्रूनर और ड्यूई ने बताया कि इस यात्रा को स्कूल में सार्थक और दिलचस्प कैसे बनाया जाए। तो परीक्षा के लिए जो एक मुख्य बात याद रखनी है वो ये कि पियाजे का सिद्धांत उम्र पर निर्भर है और वाइगोत्स्की का सिद्धांत संदर्भ पर निर्भर है, मतलब समाज और संस्कृति पर। और जब भी सोशल या कल्चर कीवर्ड आए तो जवाब ज्यादातर वाइगोत्स्की होता है। और अगर लर्निंग बाय डूइंग की बात हो तो जवाब जॉन ड्यूई है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे रिवाइज करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए मंजिल विद अंसारी से जुड़े रहें। धन्यवाद। आज का हमारा विषय है सामाजिक अधिगम और बुद्धि के सिद्धांत। हाँ, और ये जो सामग्री है ये खास तौर पर DSSSB, सीटेट, रीड और यूपीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए एक संपूर्ण रिवीजन है। बिल्कुल, ये बहुत ही सिस्टमैटिक, एग्जाम ओरिएंटेड और सबसे जरूरी 100% NCERT और NIOS पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। जी, इस सिद्धांत का एक और नाम भी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब देखकर सीखना। हाँ, नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। बंदुरा का मूल विचार ये था कि बच्चे ज्यादातर देखकर सीखते हैं। वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो अनुकरण मतलब इमिटेशन करते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं कि उन्हें हर बार कोई इनाम मिले या सजा मिले। बिल्कुल नहीं। यहीं पर कुछ बहुत जरूरी शब्द आते हैं। पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब किसी के व्यवहार को देखकर सीखना। वो व्यक्ति हमारे लिए एक मॉडल बन जाता है। सही। दूसरा है वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ये बहुत दिलचस्प है। वाइकेरियस मतलब किसी और के जरिए अनुभव करना। हाँ, दूसरों को पुरस्कृत या दंडित होते देखकर सीखना। जैसे अगर बड़ा भाई सच बोलने पर शाबाशी पाता है तो छोटा बच्चा भी वो सीख लेता है। और तीसरा शब्द है सेल्फ एफिकेसी, स्वकार्य क्षमता। ये तो बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अपनी क्षमताओं पर विश्वास, एक तरह का आत्मविश्वास कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब ये जो पूरी मॉडलिंग की प्रक्रिया है, इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण? अच्छा, वो क्या है? सबसे पहला है अटेंशन यानी ध्यान। अगर आप किसी के व्यवहार पर ध्यान ही नहीं देंगे तो सीखेंगे कैसे? सही बात है। दूसरा है रिटेंशन, मतलब उस व्यवहार को याद रखना, उसे धारण करना। ठीक है, ध्यान दिया, फिर याद रखा। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन यानी प्रतिरूपण। अब जो याद किया है उसे खुद करके दिखाना। अच्छा, तो उसको एक्शन में लाना। हाँ, और आखिरी और सबसे जरूरी वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मतलब उस व्यवहार को करने की कोई इच्छा, कोई वजह होनी चाहिए। बिल्कुल। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये चारों मिलकर सीखने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। और बेंडोरा ने इसे साबित करने के लिए एक बहुत मशहूर प्रयोग भी किया था। हाँ, द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट 1961 में। ये मनोविज्ञान के सबसे अहम प्रयोगों में से एक माना जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें बच्चों के एक ग्रुप ने एक वयस्क को बोबो डॉल के साथ आक्रामक होते देखा और उस वयस्क को इसके लिए इनाम भी मिला। और नतीजा ये हुआ कि बच्चे भी उस डॉल के साथ आक्रामक हो गए। हाँ, उन्होंने सिर्फ देखकर आक्रामकता सीख ली। इससे ये साबित हुआ कि सीखना ऑब्जर्वेशनल और वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट के माध्यम से होता है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि एक शिक्षक को हमेशा एक पॉजिटिव रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और परीक्षा के लिए एक मेमोरी ट्रिक भी है। क्या है वो? बेंडूरा को बेंडूरा बोबो डॉल से जोड़कर याद रखें। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये तो आसान है। और एक अतिरिक्त तथ्य, बेंडूरा ने ट्रायडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत भी दिया था। अच्छा, तो ये तो हुआ सामाजिक अधिगम। अब बुद्धि के सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन से होती है। जी, 1905 में इन्होंने पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण फर्स्ट मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। और इसका उद्देश्य क्या था? पेरिस के स्कूलों में उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें विशेष आवश्यकता थी, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, ताकि उनकी मदद की जा सके। अच्छा, ये किसी पर ठप्पा लगाने के लिए नहीं था। बिल्कुल। और इसी काम में उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी, मेंटल एज यानी MA, और क्रोनोलॉजिकल एज यानी CA। हाँ, मेंटल एज मतलब बौद्धिक क्षमता का स्तर और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब हमारी असली उम्र। परीक्षा के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण बिनेट और साइमन ने बनाया था। बिनेट साइमन स्टार्टेड इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ये ट्रिक काम आ सकती है। बिनेट ने बुद्धि को मापने का रास्ता तो खोला, लेकिन बुद्धि है क्या, इस पर चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी दी। हाँ, 2 फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें 2 कारक होंगे। बिल्कुल। पहला है G फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस। ये जन्मजात होता है, इनेट, और ये सभी कामों में उपयोग होता है। एक तरह की कोर मेंटल पावर। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और दूसरा फैक्टर है S फैक्टर, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। और ये अर्जित होता है, एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट। जी, ये विशिष्ट कामों के लिए होता है, जैसे म्यूजिक, मैथ या आर्ट। और S फैक्टर की थ्योरी किसमें दी? जवाब है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन को 2 मैन यानी 2 फैक्टर से याद रख सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। लेकिन इस G फैक्टर के विचार को चुनौती भी मिली। लुइस थर्स्टन ने दी। हाँ, उनकी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक G कारक नहीं है, बल्कि ये 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का एक समूह है। 7 क्षमताएं? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यानी PMAs। जी, पहली है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब शब्दों को समझना। दूसरी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कैलकुलेशन। तीसरी स्पेशियल रिलेशंस यानी आकृतियों को समझना। चौथी परसेप्चुअल स्पीड, यानी तेजी से अंतर पहचानना। पांचवी है वर्ड फ्लुएंसी, मतलब तेजी से शब्द सोचना। और छठी मेमोरी, मतलब रटने की क्षमता। और सातवीं है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी उदाहरणों से नियम बनाना। फास्टिंग के हिसाब से बुद्धि एक टीम की तरह है, जिसमें ये 7 खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और इसे याद रखने की ट्रिक भी अच्छी है। थर्स्टन = 7 स्टोन्स, यानी 7 PMAs। इसके बाद आते हैं हावर्ड गार्डनर, जिनका सिद्धांत तो स्कूलों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने तो बुद्धि के दायरे को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है और हर बच्चा यूनिक है। जी, और इसका शिक्षा के लिए सीधा मतलब ये है कि पढ़ाने के लिए भी विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये 8 प्रकार कौन-कौन से हैं? पहली है लिंग्विस्टिक, यानी वर्ड स्मार्ट, जैसे कवि, लेखक। दूसरी लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी नंबर या लॉजिक स्मार्ट, जैसे वैज्ञानिक या इंजीनियर। तीसरी है स्पेशल, पिक्चर स्मार्ट, जैसे आर्किटेक्ट या पायलट। चौथी है बॉडीली कैनेस्थेटिक, यानी बॉडी स्मार्ट, जैसे डांसर, एथलीट या सर्जन। पांचवी है म्यूजिकल, म्यूजिक स्मार्ट, गायक, संगीतकार। छठी है इंटरपर्सनल, यह है पीपल स्मार्ट, मतलब दूसरों को समझने की क्षमता, जैसे शिक्षक या नेता। और सातवीं है इंट्रापर्सनल, सेल्फ स्मार्ट, खुद को समझने की क्षमता, जैसे दार्शनिक। इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल का ये फर्क बहुत जरूरी है। इंटर मतलब दूसरों के बीच, इंट्रा मतलब अपने भीतर। सही कहा। और आठवीं है नेचुरलिस्ट, यानी नेचर स्मार्ट, जैसे किसान। इसे याद रखने की ट्रिक भी मजेदार है। गार्डनर, जैसे गार्डन में कई फूल होते हैं, वैसे ही बुद्धि के 8 प्रकार हैं। और अब हम आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग पर। उनकी ट्रायर्किक थ्योरी पर। इनका मुख्य केंद्र था सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। हाँ, मतलब वो बुद्धि जो असल जिंदगी में सफलता दिलाती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 तरह की बुद्धि चाहिए। ट्रायर्किक मतलब 3। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं? पहली है एनालिटिकल, इसे बुक स्मार्ट भी कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे हमारे IQ टेस्ट मापते हैं। हाँ। दूसरी है क्रिएटिव, यानी सृजनात्मक, नए आइडियाज सोचने की क्षमता। एक्सपीरियंशियल,
और तीसरी है प्रैक्टिकल, यानी व्यवहारिक। इसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता। तो सफलता के लिए बुक स्मार्ट, क्रिएटिव और स्ट्रीट स्मार्ट तीनों का संतुलन चाहिए। बिल्कुल। और इसकी ट्रिक है स्टर्नबर्ग = 3S: स्मार्ट, सृजनात्मक और स्ट्रीट स्मार्ट। ये तो बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ संक्षेप में बता दिया। तो अब एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। हाँ, एक चीट शीट की तरह। तो सबसे पहले बंदूरा, सोशल लर्निंग, की पॉइंट क्या था? ऑब्जर्वेशन और बोबो डॉल। फिर बिने, इंटेलिजेंस टेस्ट, उनका की पॉइंट था मेंटल एज यानी MA। ठीक है। स्पीयरमैन, 2 फैक्टर थ्योरी। की पॉइंट G यानी जनरल और S यानी स्पेसिफिक। थर्स्टन, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। की पॉइंट 7 PMAs। गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस। हाँ, उनके 8 प्रकार और खास तौर पर इंटर और इंट्रा का फर्क। और आखिर में स्टर्नबर्ग, ट्रायआर्किक थ्योरी। की पॉइंट PCA: प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। ये सच में एक बेहतरीन सारांश है। इससे परीक्षा के ठीक पहले सब कुछ याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और हमेशा याद रखें, कॉन्फिडेंस इज द की टू क्रैकिंग DSSB एंड CTET। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे रिवाइज करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए मंजिल विद अंसारी से जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। और आज हम मनोविज्ञान पार्ट 5 की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। आज हम बुद्धि, नैतिकता और अभिप्रेरणा जैसे बहुत ही अहम विषयों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और हम हर टॉपिक को बहुत ध्यान से और आराम से समझेंगे। हाँ, और अगर ये चर्चा किसी के काम आ सके तो इसे जरूर शेयर करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो आज की हमारी चर्चा मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर केंद्रित है। हाँ, हम डेविड वेक्सलर से लेकर कैरल ड्वेक तक कई बड़े मनोवैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सभी टॉपिक्स, खासकर जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मनोवैज्ञानिक डेविड वेक्सलर से। वेक्सलर, नोट्स में उन्हें द आर्किटेक्ट ऑफ IQ कहा गया है। ये तो काफी बड़ा टाइटल है क्योंकि उन्होंने बुद्धि को मापने का तरीका ही बदल दिया। वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा। और वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल्स के जनक माने जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो उनका कोर कॉन्सेप्ट क्या था? वो बुद्धि को कैसे देखते थे? उनके लिए बुद्धि एक ग्लोबल कैपेसिटी थी, मतलब एक समग्र क्षमता। समग्र क्षमता यानी उद्देश्य के साथ काम करने की क्षमता, तर्क से सोचने की क्षमता और सबसे जरूरी अपने माहौल से असरदार तरीके से निपटने की क्षमता। समझ गया। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और उन्होंने एक और बड़ा बदलाव किया। उन्होंने बिनेट के मेंटल एज वाले कॉन्सेप्ट को हटाकर डेविएशन IQ का इस्तेमाल शुरू किया। ये डेविएशन IQ क्या है? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बड़ों पे ठीक से काम नहीं करता था। डेविएशन IQ आपके स्कोर की तुलना आपके ही उम्र के दूसरे लोगों के औसत स्कोर से करता है। अच्छा, तो ये ज्यादा तार्किक तरीका हुआ। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग स्केल्स भी बनाए। हाँ, जैसे WIS, WISC और WPPSI। एकदम सही। WIS यानी अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 16 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए है। और WISC बच्चों के लिए है, जो शायद CTET जैसी परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। WISC यानी वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन 6 से 16 साल के बच्चों के लिए, और WPPSI प्री स्कूल के बच्चों के लिए है। इन स्केल्स में 2 तरह के सब टेस्ट होते हैं, है ना? वर्बल और परफॉर्मेंस। हाँ, वर्बल में वोकैबुलरी या अरिथमेटिक जैसे सवाल होते हैं, और परफॉर्मेंस में ब्लॉक डिजाइन बनाने या अधूरी तस्वीरें पूरी करने जैसे काम होते हैं। तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि करने की क्षमता को भी मापता है। एकदम सही। ये बुद्धि की एक पूरी तस्वीर देता है। इसीलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वेक्सलर मापनी के विकासकर्ता कौन है? और जवाब है डेविड वेक्सलर। को मापने का एक बेहतर तरीका दिया, पर इंसान सिर्फ बुद्धि से नहीं चलता, उसके अंदर सही गलत की समझ भी होती है। और यही बात हमें हमारे अगले मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग की ओर ले जाती है। कोलबर्ग और उनका नैतिक विकास का सिद्धांत, थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हाँ, ये पियाजे के सिद्धांत का ही एक विस्तार था। उनका मूल नियम था कि नैतिकता
मॉरल रीजनिंग पर आधारित है, व्यवहार पर नहीं। मतलब कोई क्या करता है ये जरूरी नहीं। बल्कि वो ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे का तर्क क्या है, वो जरूरी है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने हाइंस डिलेमा का इस्तेमाल किया। हाँ, हाइंस की दुविधा एक क्लासिक कहानी है। हाइंस की पत्नी बीमार है, दवा बहुत महंगी है, क्या हाइंस को दवा चुरानी चाहिए? और यहाँ जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। बिल्कुल, जवाब के पीछे का क्यों ही सब कुछ है। वही आपके नैतिक विकास का स्तर बताता है। उन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं दी जिनका क्रम नहीं बदलता। हाँ, एक इनवेरिएंट सीक्वेंस और एक एक्स्ट्रा फैक्ट। उन्होंने जीवन के अंत में जस्ट कम्युनिटी स्कूलों का भी प्रयोग किया था। अच्छा, तो अब इन स्तरों और अवस्थाओं को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जरूर। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत। ये 4 से 10 साल के बच्चों में होता है। तो इस लेवल पर नैतिकता बाहरी होती है ना? बिल्कुल। स्टेज 1 है आज्ञा और दंड। बच्चा सोचेगा चोरी मत करो वरना जेल जाओगे। यहाँ डर ही नैतिकता है। और स्टेज 2 है अदल बदल या स्वार्थ। हाँ, टिट फॉर टैट वाला स्टेज। तो मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी। बच्चा सोचेगा कि अगर पत्नी को बचाने से हेंज का फायदा है तो चोरी ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा लेवल, कन्वेंशनल या परंपरागत। ये 10 से 13 साल की उम्र के लिए है। यहाँ नैतिकता समाज के नियमों पर आधारित हो जाती है। स्टेज 3 है अच्छा लड़का लड़की बनना। मतलब समाज की नजरों में अच्छा दिखना। हाँ, एक अच्छा पति बनने के लिए चोरी करो। यहाँ समाज की स्वीकृति पाना जरूरी है। और स्टेज 4 है कानून और व्यवस्था। यहाँ नियम ही सब कुछ है। नियम नियम है, चोरी गलत है। यहाँ कानून सबसे ऊपर है। लेकिन क्या कानून हमेशा सही होता है? यही सवाल हमें तीसरे और सबसे ऊंचे लेवल पोस्ट कन्वेंशनल पर ले जाता है। ये 13 साल के बाद की अवस्था है। यहाँ नैतिकता समाज के नियमों से भी ऊपर हो जाती है। बिल्कुल। स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध। यहाँ व्यक्ति सोचता है कि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से बड़ा है। वो मानता है कि कानून बदले जा सकते हैं। और सबसे ऊंची स्टेज, स्टेज 6, वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये शिखर है जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं। मतलब व्यक्ति अपने ज़मीर और सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसे न्याय और समानता के लिए खड़ा होता है, चाहे कानून ही क्यों न तोड़ना पड़े। वाह! पर क्या इस सिद्धांत से सभी सहमत थे? मुझे लगता है इसकी आलोचना भी हुई थी। हाँ, बिल्कुल हुई थी। और सबसे बड़ी आलोचक थी कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कॉलबर्ग का सिद्धांत पुरुष केंद्रित है, मेल बायस्ड है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपना सारा रिसर्च सिर्फ पुरुषों पर किया था। अच्छा, तो महिलाओं की नैतिकता अलग होती है? गिलिगन के अनुसार हाँ, उन्होंने एथिक्स ऑफ केयर यानी देखभाल की नैतिकता का कॉन्सेप्ट दिया। वर्सेस केयर, ये क्या है? देखिए, कॉलबर्ग का मॉडल न्याय, नियम और अधिकारों पर आधारित है, जिसे गिलिगन ने पुरुषों का दृष्टिकोण बताया। और महिलाओं का? महिलाओं का दृष्टिकोण देखभाल, संबंध और जिम्मेदारी पर आधारित होता है। उनके लिए नियम से ज्यादा जरूरी है कि किसी को चोट ना पहुंचे और रिश्ते बने रहें। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने 3 अवस्थाएं भी बताईं। पहली सेल्फ ओरिएंटेशन, जहां अपनी जरूरतें पहले हैं। दूसरी अदर ओरिएंटेशन, जहां दूसरों के लिए त्याग किया जाता है। और तीसरी है यूनिवर्सल केयर, जहां खुद की और दूसरों की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाया जाता है। तो एथिक्स ऑफ केयर किसने दिया? इसका जवाब होगा कैरल गिलिगन। एकदम सही। ठीक है, तो अब हम बुद्धि और नैतिकता से आगे बढ़कर अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन पर आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा नाम है अब्राहम मैस्लो का। हाँ, मैस्लो जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रवर्तक थे, और उनका हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड तो बहुत ही मशहूर है। वो पिरामिड जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। बिल्कुल। इसमें 2 तरह की जरूरतें हैं, डी नीड्स यानी कमी की जरूरतें और बी नीड्स यानी विकास की जरूरतें। पिरामिड के सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, नींद, ये सबसे बुनियादी हैं। और उसके ऊपर? उसके ऊपर है सेफ्टी यानी सुरक्षा, नौकरी, घर, सेहत। फिर आता है प्यार और अपनत्व। हाँ, लव एंड बिलोंगिंगनेस, परिवार, दोस्त, रिश्ते। और उसके बाद एस्टीम यानी सम्मान। बिल्कुल, दूसरों से सम्मान और आत्मसम्मान, ये 4 डी नीड्स हैं। और जब ये सब पूरी हो जाती हैं, तब इंसान पिरामिड के शिखर पर पहुंचता है। हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मबोध,
जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है, रचनात्मक बनता है। इसमें एक बहुत जरूरी बात छिपी है, भूखा बच्चा नहीं सीख सकता। एकदम सही। मिड डे मील का तर्क यहीं से आता है। पहले बच्चे की बुनियादी जरूरतें पूरी करो, तभी वो सीखने पर ध्यान दे पाएगा। बिल्कुल। तो मैस्लो हमें बताते हैं कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। हाँ, और हमारे अगले मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स हमें बताते हैं कि वो माहौल कैसे बनाया जाए। कार्ल रॉजर्स और उनकी क्लाइंट सेंटर थेरेपी। जी, उनका मानना था कि हर किसी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक जन्मजात इच्छा होती है, हमें बस सही माहौल देना है। और उस माहौल का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? उनका कॉन्सेप्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। बिना शर्त सकारात्मक आदर। इसका क्या मतलब है क्लासरूम में? इसका मतलब है छात्र को पूरी तरह स्वीकार करना, जैसा वो है, उसकी गलतियों के साथ भी। ये कहना कि तुम जैसे हो ठीक हो। मतलब सम्मान किसी शर्त पर आधारित नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए शिक्षक की भूमिका एक डिक्टेटर यानी तानाशाह की नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर, एक सुविधाकर्ता की है। तो शिक्षा लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए और माहौल डर से मुक्त। एकदम। और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड किसने दिया? इसका जवाब है रॉजर्स। बहुत बढ़िया। अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो मुझे लगता है इन सबको एक साथ जोड़ता है, कैरल ड्वेक और उनकी माइंडसेट थ्योरी। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ड्वेक के अनुसार सफलता आपकी बुद्धि पर नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। उन्होंने दो तरह के माइंडसेट बताए हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। सही। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि जन्मजात होती है, उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए वे चुनौती से डरते हैं। क्योंकि असफलता का मतलब होगा मैं बेवकूफ हूं। बिल्कुल। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि को मेहनत से विकसित किया जा सकता है। तो वो चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। हाँ, और असफलता का मतलब है मुझे और प्रयास करना है। उन्होंने द पावर ऑफ नॉट येट का भी जिक्र किया है। हाँ, अभी नहीं की शक्ति। जब कोई बच्चा कहे आई कांट डू इट, तो हमें कहना है आई कांट डू इट येट। मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह अभी नहीं कर सकता में बदलना। हाँ, ये छोटा सा शब्द पूरी कहानी बदल देता है। उन्होंने शिक्षकों को तारीफ करने का तरीका भी बताया है, जो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। वो कहती हैं कि बच्चे के टैलेंट की तारीफ ना करें, ये ना कहें कि यू आर स्मार्ट। इससे फिक्स्ड माइंडसेट बनता है। तो फिर तारीफ किस चीज की करनी चाहिए? उसके प्रयास की, उसकी मेहनत की, उसके तरीके की। कहिए तुम्हारी मेहनत और तरीका बहुत अच्छा था। इससे ग्रोथ माइंडसेट बनता है। वाह। तो चलिए अब इन सभी टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। तो वेशलर मतलब WISS, ग्लोबल कैपेसिटी IQ। कोयबर्ग मतलब मॉरल रीजनिंग, 3 स्तर और हाइंस डिलेमा। गिलिगन मतलब केयर पर्सपेक्टिव, महिलाओं के लिए, और जस्टिस, पुरुषों के लिए। मैस्लो का पिरामिड, सबसे नीचे शारीरिक जरूरतें, सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रॉजर्स के अनुसार शिक्षक एक फैसिलिटेटर है और उनका कॉन्सेप्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। और ड्वेक कहती हैं कि एफर्ट की प्रशंसा करें, इंटेलिजेंस की नहीं, और याद रखें पावर ऑफ नॉट येट। तो एक तरह से गोल्डन रूल ये है, बच्चे की नीड्स पूरी करो, मैस्लो, उसे रिस्पेक्ट दो, रॉजर्स, और उसके एफर्ट की तारीफ करो, ड्वेक। बेहतरीन। का ये पार्ट 5 यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे रिवाइज करें। और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड चर्चा के लिए मंजिल विद अंसारी से जुड़े रहें। हमें नमस्कार। चलिए पार्ट 6 शुरू करते हैं। ध्यान से हर टॉपिक को समझकर पढ़ेंगे। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 06, इंडियन थिंकर्स यानी भारतीय शिक्षा शास्त्री। जी, आज हम भारत के कुछ महानतम शिक्षा के विजनरीज और उनकी फिलॉसफीज को समझने की कोशिश करेंगे। और ये टॉपिक DSSB, PRT, CTET, रीट और UPTET जैसे सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये सारे नोट्स NCERT और NIOS पर आधारित हैं, तो इनकी ऑथेंटिसिटी पर कोई शक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को जानेंगे। महात्मा गांधी, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, उनकी शिक्षा की जो अवधारणा थी उसे बेसिक एजुकेशन मतलब बुनियादी शिक्षा या फिर नई तालीम के नाम से जाना जाता है। नई तालीम। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका कोर गोल था बच्चे का सर्वांगीण विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ, यानी शारीरिक, मानसिक और नैतिक तीनों स्तरों पर विकास। अच्छा,
तो इस नई तालीम के सिद्धांत क्या थे? देखिए, सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत था कि 7 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी शिक्षा हो, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य। ये तो आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। जी। और दूसरा कि शिक्षा का माध्यम मदर टंग यानी मातृभाषा होनी चाहिए। ताकि बच्चा आसानी से सीख सके बिना किसी बोझ के। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत था कि शिक्षा क्राफ्ट सेंट्रिक यानी हस्तशिल्प पर केंद्रित हो। क्राफ्ट सेंट्रिक मतलब जैसे कताई, बुनाई, कृषि, इस तरह के काम। अच्छा, तो इससे क्या होता? इससे बच्चा सेल्फ रिलायंट यानी स्वावलंबी बनता। ये अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट था। जी। सीखते सीखते कमाना। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच थी। जी, गांधी जी ने हाथ और दिमाग के समन्वय पर, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड माइंड पर बहुत जोर दिया। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। एकदम सही। और साथ ही डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम की गरिमा को समझना। कोई काम छोटा नहीं होता। और एग्जाम कॉर्नर से देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन हैं? जवाब है एम गांधी। और इससे जुड़ा कोई और फैक्ट? हाँ, इससे संबंधित वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम 1937 में आई थी। इसे याद रखने का कोई तरीका? एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है, गांधी इज इक्वल टू हैंड एंड हार्ट प्लस क्राफ्ट। ठीक है, तो ये थे गांधी जी। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक नोबेल लॉरिएट, कवि और दार्शनिक। उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना? जी हाँ। उनकी जो शिक्षा की अवधारणा थी वो नेचुरलिज्म पर आधारित थी, मतलब प्रकृतिवाद। उनका नारा था एजुकेशन इन नेचर्स लैब, यानी प्रकृति की गोद में शिक्षा। वो रटन प्रणाली के बहुत खिलाफ थे। पुरजोर विरोध किया उन्होंने रोट लर्निंग का, और नो वॉल्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब है बिना दीवारों वाली शिक्षा। अच्छा, तो उनके मुख्य सिद्धांत क्या थे? सबसे पहला था फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, बच्चे को खोजने और सीखने की पूरी आजादी देना। और दूसरा? क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। उनका मानना था कि कला, संगीत और नृत्य ये सब शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। और तीसरा सिद्धांत क्या था? ग्लोबल सिटीजन बनाना। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को बढ़ावा दिया, जहां पूर्व और पश्चिम का मिलन हो। तो इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन ये हुआ कि बच्चों की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ तथ्य न रटाए जाएं। एग्जाम कॉर्नर से कोई PYQ पॉइंट? सीधा सवाल आता है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? जवाब है आर टैगोर। और मेमोरी ट्रिक? टैगोर इज इक्वल टू ट्री, नेचर प्लस क्रिएटिव आर्ट्स। बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमारे अगले विचारक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक स्पिरिचुअल गुरु और सोशल रिफॉर्मर। उनकी शिक्षा की अवधारणा को मैन मेकिंग एजुकेशन कहा जाता है। जी, यानी मनुष्य निर्माण की शिक्षा। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। बिल्कुल, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये बहुत गहरा विचार है। तो उन्होंने किन बातों पर जोर दिया? सबसे महत्वपूर्ण माना कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण को, और स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस पर, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। उनका नारा अराइज अवेक इसी का प्रतीक है। उन्होंने भी पूर्व और पश्चिम के मेल की बात की थी, है ना? हाँ, उन्होंने वेस्टर्न साइंस और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के संश्लेषण यानी सिंथेसिस की बात की। तो क्लासरूम में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शिक्षक एक गाइड, एक मार्गदर्शक है जो बच्चे की आंतरिक क्षमता को बाहर लाने में मदद करता है। और एकाग्रता पर भी उन्होंने जोर दिया। हाँ, कंसंट्रेशन और योगा पर ध्यान देना चाहिए। एग्जाम कॉर्नर से देखें तो ये कथन बहुत जरूरी है। जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, ये कथन विवेकानंद का है। ये सीधा पूछा जाता है। और इसकी मेमोरी ट्रिक? विवेकानंदा इज इक्वल टू मैन मेकिंग प्लस परफेक्शन। चलिए, अब हम श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन को समझेंगे। श्री अरविंद एक योगी, फिलोसोफर और ऋषि। उनकी अवधारणा को इंटेग्रल एजुकेशन यानी पूर्ण शिक्षा कहते हैं। जी, इसमें उन्होंने विकास के 5 स्तर बताए हैं। 5 स्तर वो क्या है? पहला है फिजिकल यानी शारीरिक, इसमें हेल्थ और स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया जाता है। और दूसरा? दूसरा है वाइटल यानी प्राणिक, ये हमारी एनर्जी, इमोशंस और लाइफ फोर्स से जुड़ा है। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है मेंटल यानी मानसिक, हमारी बुद्धि और तर्क, इंटेलेक्ट एंड लॉजिक। चौथा स्तर क्या है? चौथा स्तर है साइकिक यानी मनोवैज्ञानिक, ये हमारे इनर माइंड
और सोल कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। और पांचवा और आखिरी? पांचवा है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, डिवाइन कॉन्शियसनेस और यूनिटी। वाह, तो उनकी शिक्षण विधि कैसी थी? उनकी पेडोलॉजी चाइल्ड सेंट्रिक थी, जो बच्चे के स्वभाव पर आधारित हो। और शिक्षक की भूमिका दिख हेल्पर और गाइड की। और विधि थी लर्निंग बाय डूइंग। एग्जाम कोना के हिसाब से। PYQ पॉइंट है कि इंटीग्रल एजुकेशन की अवधारणा श्री अरविंद ने दी। और कोई एक्स्ट्रा फैक्ट? हाँ, उन्होंने पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। इसे याद रखने का तरीका? अरबिंदो इज इक्वल टू इंटीग्रल 5-in-1 डेवलपमेंट। बहुत अच्छे। अब हमारे अगले विचारक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर S राधाकृष्णन एक महान फिलोसोफर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति। और हम सब जानते हैं कि उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, वे एक आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी थे और उन्होंने मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों पर बहुत जोर दिया। उनके मुख्य सिद्धांत क्या थे? सबसे पहले टीचर एज रोल मॉडल। उन्होंने शिक्षक को समाज में सुप्रीम स्टेटस यानी सर्वोच्च स्थान दिया। और दूसरा? कैरेक्टर बिल्डिंग। उनके अनुसार शिक्षा केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण है। ठीक है। तीसरा था डेमोक्रेटिक वैल्यूज। शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिक बनाना है। और चौथा था स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, मतलब साइंस और वेदांता का एकीकरण। तो क्लासरूम इम्प्लीकेशन ये हुआ कि शिक्षा में मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और वसुधैव कुटुंबकम का भाव विकसित करना चाहिए। एग्जाम कॉर्नर से PYQ पॉइंट तो यही है कि शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट, वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। इसकी मेमोरी ट्रिक, राधाकृष्णन इज इक्वल टू रोल मॉडल टीचर प्लस कैरेक्टर। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक चीट शीट की तरह। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो गांधी जी से शुरू करते हैं। गांधी, इनका कीवर्ड है नई तालीम या बेसिक एजुकेशन, और फोकस एरिया है 3H, मतलब हेड, हैंड, हार्ट प्लस क्राफ्ट। सही। टैगोर, कीवर्ड है नेचर या शांति निकेतन, और फोकस एरिया है फ्रीडम, आर्ट और म्यूजिक। विवेकानंदा, कीवर्ड है मैन मेकिंग, और फोकस एरिया है मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन और स्ट्रेंथ। बिल्कुल। औरोबिंदो, कीवर्ड है इंटेग्रल एजुकेशन, और फोकस एरिया है 5 एस्पेक्ट्स, फिजिकल से लेकर स्पिरिचुअल तक। और आखिर में राधाकृष्णन, इनका कीवर्ड है आइडियल टीचर, और फोकस एरिया है मॉरल वैल्यूज और डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। बहुत अच्छे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, कीप रिवाइजिंग। तो आज के लिए हमारा ये पार्ट 6 यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे रिवाइज जरूर करें। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए मंजिल विद अंसारी से जुड़े रहें। हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। पार्ट 7, ध्यान से हर टॉपिक को समझकर पढ़ेंगे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है साइकोलॉजी के कुछ आधुनिक और बहुत ही उन्नत सिद्धांत। ये मॉडर्न और एडवांस थ्योरीज हैं। जी, और ये भाग DSSB, PRT, CTET, REET और UPTET जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम किन सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं? हम मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत। अच्छा। दूसरा है मारिया मॉन्टेसरी का मेथड, और तीसरा बॉल्बी और एन्सवर्थ की अटैचमेंट थ्योरी। हमारी कोशिश रहेगी कि ये चर्चा बहुत ही सिस्टमैटिक, कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड हो। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले सिद्धांत से ही शुरू करते हैं। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर एक रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी कहते हैं। इसे बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। और इसका जो मुख्य विचार है वो ये है कि किसी भी बच्चे का विकास अकेले में नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए कई इकोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर होता है। जैसा कि हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं, एक बच्चे के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब गोले बने होते हैं। हाँ। वही गोले अलग अलग तंत्र या सिस्टम को दिखाते हैं। इन तंत्रों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला, सबसे अंदर का गोला कौन सा है? सबसे पहला है सूक्ष्म तंत्र यानी माइक्रो सिस्टम।
ये बच्चे का सबसे करीबी, सबसे डायरेक्ट वातावरण है। जैसे कि उसका परिवार, स्कूल, दोस्त। बिल्कुल। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब बच्चा वातावरण को प्रभावित करता है और वातावरण बच्चे को। अच्छा, ये तो हुई पहली परत। इसके बाद क्या आता है? दूसरा है मध्य तंत्र या मीजो सिस्टम। ये थोड़ा दिलचस्प है। ये असल में पहले वाले यानी माइक्रो सिस्टम्स के बीच का कनेक्शन या रिश्ता है। कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग। हाँ। यहाँ बच्चे का घर और उसका स्कूल, ये दो माइक्रो सिस्टम आपस में जुड़ रहे हैं। समझ गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से मीजो सिस्टम का मतलब हुआ माइक्रो सिस्टम्स का इंटरैक्शन। एकदम सही। हाँ। अब आता है तीसरा, बाह्य तंत्र, जिसे एक्सोसिस्टम कहते हैं। बाह्य मतलब बाहरी। हाँ, तो इसका बच्चे पर सीधा असर नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल। इसका बच्चे पर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए माता पिता का जो कार्यस्थल है, उनका ऑफिस। अच्छा, जैसे पिता की नौकरी में कोई तनाव है तो उसका असर घर के माहौल पर पड़ेगा। हाँ, और वो तनाव बच्चे को भी महसूस होगा, भले ही उसे कारण ना पता हो। ये है एक्सोसिस्टम का प्रभाव। और चौथा सिस्टम? चौथा है व्यापक तंत्र या मैक्रो सिस्टम। ये एक तरह से वो बड़ा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बच्चा रह रहा है। मतलब उस समाज के मूल्य, रीति रिवाज, कानून, ये सब चीजें। जी। और आखिर में पांचवा है समय तंत्र यानी क्रोनो सिस्टम। क्रोनो मतलब समय। हाँ, ये समय के साथ होने वाले बड़े बदलावों को दिखाता है, जैसे परिवार में किसी का तलाक होना या फिर कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना जैसे कोविड-19 का आना। ये तो बहुत व्यापक मॉडल है। अब अगर हम इसके शैक्षिक निहितार्थों मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो? देखिए, इसके 3 मुख्य निहितार्थ हैं। पहला तो ये कि हमें बच्चे को उसके पूरे संदर्भ में, उसके होल कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। सिर्फ बच्चे को नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को। हाँ। दूसरा, मेजो सिस्टम का महत्व, मतलब स्कूल और परिवार का सहयोग, स्कूल फैमिली कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। और तीसरा? तीसरा ये कि एक शिक्षक को बच्चे के माता पिता के तनाव के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए, जो कि एक्सो सिस्टम का हिस्सा है, और साथ ही बच्चे की संस्कृति यानी मैक्रो सिस्टम को भी समझना चाहिए। परीक्षा के लिहाज से एक सीधा सवाल बनता है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर के सिद्धांत में कितने तंत्र हैं? इसका सीधा जवाब है 5 तंत्र: माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। याद रखने का कोई तरीका? बस इतना याद रखें, ब्रॉनफेन-ब्रेनर 5 सिस्टम्स और बच्चे का पूरा एनवायरनमेंट मायने रखता है। एक बात और, बाद में इस सिद्धांत को बायो इकोलॉजिकल मॉडल कहा गया और इसमें PPCT पर फोकस किया गया। ये PPCT क्या है? हाँ, PPCT का मतलब है प्रोसेस, पर्सन, कॉन्टेक्स्ट और टाइम। ये उसी मॉडल का एक और ज्यादा विकसित रूप है। चलिए अब अपने अगले सिद्धांत पर आते हैं, मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी एक इटालियन चिकित्सक थीं, और कमाल की बात यह है कि वो इटली की पहली महिला डॉक्टर थीं। और एक महान शिक्षा शास्त्री भी। उनका मेथड मोंटेसरी मेथड कहलाता है। जी, और उनकी फिलॉसफी का जो सार है वो ये है कि बच्चों में ऑटो एजुकेशन यानी स्वयं सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, हमें बस उन्हें सही माहौल देना है। तो इस मेथड के मुख्य स्तंभ क्या हैं? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है द एब्जॉर्बेंट माइंड यानी शोषक मन। शोषक मन? हाँ, मोंटेसरी कहती हैं कि जन्म से 6 साल तक का बच्चा एक स्पंज की तरह होता है। वो अपने वातावरण से सब कुछ सोख लेता है, भाषा, आदतें, सब कुछ, बिना किसी खास मेहनत के। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है सेंसिटिव पीरियड्स यानी संवेदनशील अवधियां। ये क्या होता है? ये सीखने की कुछ खास खिड़कियां या विंडोज होती हैं, जब बच्चा किसी एक चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, जैसे भाषा सीखना या चीजों को क्रम में लगाना। अच्छा, और उस समय अगर उसे मौका मिले तो वो बहुत तेजी से सीखता है। एकदम सही। तीसरा स्तंभ है प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट यानी तैयार वातावरण। मतलब एक ऐसा क्लासरूम जो खासतौर पर बच्चों के लिए तैयार किया गया हो। हाँ, एक सुव्यवस्थित, बच्चे के आकार का और आकर्षक वातावरण। और चौथा और सबसे जरूरी स्तंभ है ऑटो एजुकेशन यानी स्वशिक्षा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जी, जहां बच्चा खुद अपनी गति से, अपनी पसंद से सीखता है। तो एक मोंटेसरी क्लासरूम असल में दिखता कैसा है? क्या वहाँ की कुछ खास विशेषताएं हैं? अलग अलग उम्र के बच्चे एक साथ? जी, जैसे 3 से 6 साल तक के बच्चे एक ही क्लास में होते हैं।
इससे बड़े बच्चे छोटों की मदद करना सीखते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। दूसरी खासियत है अनइंटरप्टेड वर्क पीरियड्स, मतलब काम करने की लंबी अवधि, लगभग 2-3 घंटे बिना किसी रोक टोक के। और इसमें टीचर का क्या रोल होता है? टीचर एक मार्गदर्शक या गाइड होता है, एक फैसिलिटेटर। वो बस अवलोकन करता है, दखल नहीं देता। और जो सिखाने की सामग्री होती है, मटेरियल्स, सामग्री भी बहुत खास होती है, जैसे सैंड पेपर लेटर्स जिनसे बच्चे स्पर्श करके अक्षर सीखते हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ मटेरियल्स जिनसे वो व्यावहारिक कौशल सीखते हैं, जैसे बटन लगाना या पानी डालना। तो इसका मतलब हुआ कि हैंड्स ऑन लर्निंग और कॉन्क्रीट मटेरियल्स पर बहुत जोर है। और बच्चे को चुनने की स्वतंत्रता पर। परीक्षा के लिए एक सीधा सवाल, फाउंडर ऑफ मॉन्टेसरी मेथड? जवाब है मारिया मॉन्टेसरी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, मतलब इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों पर काम किया, और उनका प्रयोग बहुत सफल रहा। इसे याद रखने के लिए एक कीवर्ड, मॉन्टेसरी इक्वल्स चाइल्ड सेंट्रिक एंड हैंड्स ऑन। बहुत बढ़िया। अब हम अपने अंतिम सिद्धांत पर आते हैं, जॉन बॉल्बी और मैरी एन्सवर्थ का लगाव सिद्धांत यानी अटैचमेंट थ्योरी। जी, इसका जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो है शिशु और उसकी देखभाल करने वाले यानी केयर गिवर के बीच का भावनात्मक बंधन या इमोशनल बॉन्ड। और ये बंधन बच्चे के सामाजिक भावनात्मक विकास का आधार है। बिल्कुल। इस सिद्धांत में लगाव के विकास के 4 चरण बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है प्री अटैचमेंट, जो जन्म से 6 सप्ताह तक होता है। इसमें कोई खास लगाव नहीं होता। फिर आता है अटैचमेंट इन द मेकिंग। ये 6 सप्ताह से 8 महीने तक चलता है। इसमें बच्चा परिचित और अपरिचित लोगों में अंतर करना शुरू कर देता है। और तीसरा चरण, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, क्लियर कट अटैचमेंट। ये 6-8 महीने से शुरू होकर 18-24 महीने तक रहता है। इसी में स्ट्रेंजर एंग्जाइटी और सेपरेशन एंग्जाइटी देखने को मिलती है। मतलब अजनबियों से डर और अपने केयरगिवर से अलग होने पर चिंता। जी। और चौथा चरण है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो 24 महीने के बाद शुरू होता है। इसमें बच्चा दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है। मैरी एन्सवर्थ ने इसी लगाव को समझने के लिए एक बहुत मशहूर प्रयोग किया था, स्ट्रेंज सिचुएशन प्रोसीजर। हाँ, 1978 में। ये प्रयोग लगाव की शैलियों यानी अटैचमेंट स्टाइल्स को समझने के लिए था। इसका सेटअप कैसा था? बहुत सरल। माँ कमरे से जाती है, फिर एक अजनबी आता है, और फिर माँ वापस आती है, जिसे रीयूनियन कहते हैं। और देखा क्या जाता था? मुख्य रूप से ये देखा गया कि माँ के वापस आने पर बच्चा कैसा व्यवहार करता है। तो इससे क्या नतीजे निकले? कितने तरह के लगाव पाए गए? इससे 4 तरह की लगाव शैलियां पहचानी गईं। सबसे आम है सिक्योर यानी सुरक्षित लगाव। लगभग 65% बच्चे यही दिखाते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं? वे माँ के वापस आने पर उसका स्वागत करते हैं और बहुत आसानी से शांत हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनका केयरगिवर बहुत संवेदनशील या सेंसिटिव है। और बाकी? दूसरा है इनसिक्योर अवॉइडेंट यानी असुरक्षित परिहारी। लगभग 20%। ये बच्चे माँ के वापस आने पर उसे अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ऐसा क्यों? ये अक्सर तब होता है जब केयरगिवर बच्चे को खारिज, मतलब रिजेक्टिंग होता है। और तीसरा प्रकार? तीसरा है इनसिक्योर रेजिस्टेंट, असुरक्षित प्रतिरोधी। ये 10-15% बच्चों में होता है। ये बच्चे बहुत गुस्सा या क्लिंगी, मतलब चिपचिपा व्यवहार दिखाते हैं। इन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता है। और ये किस वजह से होता है? जब केयरगिवर का व्यवहार असंगत या इनकंसिस्टेंट होता है। कभी बहुत प्यार, कभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और एक चौथा प्रकार भी है। हाँ, डिसऑर्गेनाइज्ड यानी अव्यवस्थित। ये 5-10% बच्चों में दिखता है। ये बच्चे बहुत डरा हुआ, फ्रीजिंग या विरोधाभासी व्यवहार दिखाते हैं। इसका कारण तो काफी गंभीर लगता है। जी, इसका अर्थ हो सकता है कि माता-पिता डरावने, फियरफुल या अपमानजनक, अब्यूसिव हो। तो इस पूरे सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है? सबसे बड़ा निहितार्थ ये है कि जिन बच्चों में सिक्योर अटैचमेंट होता है, वे स्कूल में ज्यादा आत्मविश्वासी और स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होते हैं। और शिक्षक की क्या भूमिका है इसमें? शिक्षक को एक सिक्योर बेस, एक सुरक्षित आधार की भूमिका निभानी चाहिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बच्चा बिना डरे जा सके? बिल्कुल। और शिक्षक को बच्चे के भावनात्मक संकेतों, इमोशनल क्यूज को समझना चाहिए। इस सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या ये किसी और काम से प्रभावित था?
हाँ, यह सिद्धांत इथोलॉजी यानी पशु व्यवहार के अध्ययन और खासकर हैरी हर्लो के बंदरों पर किए गए प्रयोग से बहुत प्रभावित था। अच्छा, वो प्रयोग जिसने कॉन्टैक्ट कंफर्ट के महत्व को दिखाया था। जी। परीक्षा के लिए 2 सबसे जरूरी बिंदु कौन से होंगे? पहला, बोल्बी को फादर ऑफ अटैचमेंट थ्योरी कहा जाता है और दूसरा, एन्सवर्थ को स्ट्रेंज सिचुएशन प्रोसीजर का क्रिएटर माना जाता है। याद रखने का कोई तरीका? बोल्बी एंड एन्सवर्थ इज इक्वल टू इमोशनल बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। बहुत अच्छा। चलिए अब इन सभी सिद्धांतों का एक त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। सबसे पहले ब्रॉनफिनब्रेनर, इनकी की थ्योरी है इकोलॉजिकल सिस्टम्स। और कीवर्ड्स? कीवर्ड्स है 5 सिस्टम्स, माइक्रोसिस्टम, मीजोसिस्टम, पीपीसीटी और सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अगली, मरियम मॉन्टेसोरी। इनकी की थ्योरी है मॉन्टेसोरी मेथड और कीवर्ड्स है एब्जॉर्बेंट माइंड, सेंसिटिव पीरियड्स, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट और ऑटो एजुकेशन। और आखिर में बोल्बी एन्सवर्थ। इनकी की थ्योरी है अटैचमेंट थ्योरी, कीवर्ड्स इमोशनल बॉन्ड, स्ट्रेंज सिचुएशन, सिक्योर बेस और स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। बहुत ही बढ़िया। तो पार्ट 7 यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे रिवाइज करें। ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए मंजिल विद अंसारी से जुड़े रहें। हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। पार्ट 8, ध्यान से हर टॉपिक को समझकर पढ़ेंगे। अगर ये जानकारी उपयोगी लग रही हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हम सब सीखने और याद रखने की जो जद्दोजहद है उससे गुजरते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। घंटों पढ़ाई करते हैं और अगले ही दिन ऐसा लगता है जैसे सब गायब हो गया। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एनसीईआरटी, एनआईओएस और कुछ टॉपर्स के नोट से बहुत ही बढ़िया जानकारी है। बिल्कुल। आज हम 3 अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों की कहानियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने वाले हैं। पहले हर्मन एबिंगहाउस, फिर जॉन फ्लेवेल और आखिर में नोम चॉम्स्की। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर स्टूडेंट की परेशानी शुरू होती है, भूलने से। हाँ, यानी हर्मन एबिंगहाउस के द फॉरगेटिंग कर्व से। ये ग्राफ देखने में तो बड़ा सीधा साधा है, पर इसके जो नतीजे हैं वो थोड़े डरावने हैं। हाँ, ये हमारी याददाश्त की एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई दिखाता है। ये स्टडी 1885 में एबिंगहाउस ने की थी। अच्छा। तो ग्राफ में वाई एक्सिस पर है रिटेंशन, यानी कितना प्रतिशत याद है, और एक्स एक्सिस पर है समय। ठीक है। जब हम कुछ सीखते हैं तो उस पल यानी इमीडिएट रिकॉल पर हमें 100% याद रहता है। हाँ। लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। और ये खेल तो बहुत तेजी से बदलता है। मतलब ग्राफ के हिसाब से सीखने के सिर्फ 20 मिनट बाद बस 58%। हाँ, केवल 58%। मतलब 42% जानकारी 20 मिनट में ही उड़ गई। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। कुछ थ्योरीज मानती हैं कि ये दिमाग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म? हाँ, मतलब हम दिन भर में इतनी जानकारी लेते हैं कि अगर सब कुछ याद रखने लगे तो दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा। तो दिमाग उन चीजों को तेजी से हटाता है जिन्हें वो जरूरी नहीं समझता। और जरूरी क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस जानकारी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह का फिल्टर है, जो जरूरी नहीं वो बाहर। और ये गिरावट तो रुकती ही नहीं दिख रही। 1 घंटे बाद सिर्फ 44%। और 1 दिन बाद तो केवल 34% याद रहता है। बाप रे। मतलब क्लास के बाद जो पढ़ा अगर उसे छुआ भी नहीं तो अगले दिन तक उसका 2/3 हिस्सा गायब। ठीक यही बात। और 31 दिन बाद तो सोचिए सिर्फ 21% बचता है। इसीलिए ग्राफ का सबसे जरूरी निष्कर्ष है, मोस्ट फॉरगेटिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग। सारी लड़ाई पहले कुछ घंटों और पहले दिन की ही है। बाद में भूलने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। तो एबिंगहाउस ने सिर्फ प्रॉब्लम ही बताई या इसका कोई हल भी दिया? बिल्कुल दिया। और हल बहुत ही सीधा साधा है। उन्होंने कहा कि स्पेस्ड प्रैक्टिस, यानी अंतराल देकर दोहराना। अच्छा, स्पेस्ड प्रैक्टिस। हाँ, वो क्रैमिंग यानी रट्टा मारने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप ग्राफ में हो रही गिरावट को रोकना चाहते हैं तो आपको सही समय पर उस जानकारी को फिर से देखना होगा। ये तो बिल्कुल जिम जैसा हुआ। आप एक दिन में 10 घंटे वर्कआउट नहीं करते। नहीं कर सकते। आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं। हाँ। तो ये दिमाग के लिए एक तरह की जिम ट्रेनिंग हो गई। एकदम सही।
और इसीलिए ये सलाह बहुत ज़रूरी है कि रिव्यू इमीडिएटली आफ्टर क्लास टू स्टॉप द ड्रॉप। क्लास के बाद घर जाकर बस 10-15 मिनट का एक क्विक रिव्यू भी उस तेज गिरावट को काफ़ी हद तक रोक सकता है। और परीक्षा के लिए एक ज़रूरी बात जो अक्सर पूछी जाती है, ये फॉरगेटिंग कर्व दिया किसने था? ये दिया था हर्मन एबिंगहाउस ने। कभी कभी पैट्रिक हैंड का नाम भी आता है, पर उन्होंने सिर्फ इस डेटा को विजुअलाइज किया था। सिद्धांत और प्रयोग सब एबिंगहाउस का ही था। अच्छा, उन्होंने लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जो बताता है कि हम सीखते तो हैं, पर सीखने की रफ्तार समय के साथ धीमी होती जाती है। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है हमारे नोट्स में। एबिंगहाउस में एब शब्द का मतलब होता है बहाव का कम होना। तो बिना रिवीजन के हमारी मेमोरी भी एब हो जाती है, यानी बह जाती है। बढ़िया कनेक्शन है। तो एबिंगहाउस से ये तो साफ हो गया कि रिवीजन जरूरी है, पर सिर्फ रिवीजन करना ही काफी है क्या? मतलब सबसे अच्छा रिवीजन कैसे करें, मेरी स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं, ये सब सोचने के लिए तो अपनी सोच के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही सोच हमें सीधे ले आती है जॉन फ्लेवेल के कॉन्सेप्ट पर, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन यानी थिंकिंग अबाउट वन्स ओन थिंकिंग। हाँ, या कह सकते हैं कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन। अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में सोचना, उन्हें समझना और कंट्रोल करना। हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। मेटाकॉग्निशन दिमाग का मैनेजर है और कॉग्निशन यानी सोचना समझना वो वर्कर है। तो मैनेजर का काम है वर्कर पर नजर रखना। मतलब मैं ये टॉपिक पढ़ तो रही हूँ, पर क्या मुझे ये समझ भी आ रहा है? ये सवाल पूछना ही मेटाकॉग्निशन है। बिल्कुल। और ये क्षमता बच्चों में धीरे धीरे विकसित होती है। ये शुरुआती बचपन में शुरू होती है और किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस तक आते आते अपने चरम पर पहुंच जाती है। और परीक्षा के लिए एक और जरूरी नाम, मेटाकॉग्निशन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जॉन फ्लेवेल को ही जाता है। सही। तो ये मैनेजर यानी मेटाकॉग्निशन काम कैसे करता है? इसके दो मुख्य हिस्से बताए गए हैं। पहला है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। हाँ, ये मैनेजर की जानकारी है। इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला है पर्सन नॉलेज। पर्सन नॉलेज यानी खुद के बारे में जानना, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचानना। जैसे ये मानना कि गणित के सवाल हल करने में मुझे ज्यादा वक्त लगता है। ये एक तरह का आत्मज्ञान है। अच्छा। दूसरा है टास्क नॉलेज, मतलब काम की प्रकृति को समझना। जैसे ये निबंध लंबा है तो इसे छोटे हिस्सों में तोड़ना बेहतर होगा। सही। और तीसरा स्ट्रैटेजी नॉलेज, यानी ये जानना कि किसी काम को करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी रहेगी। इस चैप्टर के लिए फ्लैश कार्ड बनाना फायदेमंद होगा। ये तीनों मिलकर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज बनाते हैं। तो ये तो हुई मैनेजर की जानकारी, पर मैनेजर सिर्फ जानकारी नहीं रखता, वो काम को रेगुलेट भी तो करता है। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा कंपोनेंट आता है, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक साइकिल की तरह, जिसके 3 चरण हैं। पहला है प्लानिंग यानी योजना। काम शुरू करने से पहले लक्ष्य तय करना, आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बिल्कुल। दूसरा चरण है मॉनिटरिंग यानी निगरानी। पढ़ते समय खुद को चेक करते रहना, क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मुझे समझ आ रहा है। और अगर लगे कि रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदल देना। हाँ, और साइकिल का आखिरी चरण है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। काम खत्म होने के बाद सोचना कि नतीजा कैसा रहा, क्या मैंने अपना लक्ष्य पूरा किया, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। ये प्रक्रिया हमें लगातार एक बेहतर लर्नर बनाती है। इसे याद रखने की भी एक मजेदार ट्रिक है, FLAVLL। सुनने में फ्लेवर जैसा लगता है, तो मेटाकॉग्निशन का मतलब हुआ अपनी सोच के फ्लेवर को चखना। ये अच्छा है और इसका क्लासरूम में इस्तेमाल बहुत गहरा है। सबसे बड़ा सिद्धांत है टीच हाउ टू लर्न, नॉट जस्ट व्हाट टू लर्न। बच्चों को सिर्फ तथ्य ना रटाएं, बल्कि उन्हें सिखाएं कि सीखा कैसे जाता है। हाँ, इसके लिए टीचर्स कुछ चीजें अपना सकते हैं। जैसे किसी बच्चे से सही जवाब मिलने पर सिर्फ वेरी गुड ना कहें, बल्कि पूछें हाउ डिड यू सॉल्व दिस। इससे बच्चे का ध्यान नतीजे से हटकर प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर जाएगा। रिफ्लेक्शन जर्नल्स का इस्तेमाल भी एक बेहतरीन तरीका है। बच्चे लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या मुश्किल लगा और उस मुश्किल से निपटने के लिए क्या किया। साथ ही गलतियों को सीखने के अवसर की तरह देखना, ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो मेटाकॉग्निशन हमें एक आत्मनिर्भर लर्नर बनाता है। अब इसे एक बहुत ही मुश्किल चीज पर लागू करके देखते हैं जिसे हर बच्चा सीखता है,
भाषा। नोम चॉम्स्की। हाँ, नोम चॉम्स्की का काम यहीं पर आता है, जो कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए शायद हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, चॉम्स्की का नजरिया काफी अलग था। वो एक नेटिविस्ट थे, यानी उनका मानना था कि भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्म से ही होती है। और इसके लिए उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या एलएडी का कॉन्सेप्ट दिया। हाँ, एलएडी। ये दिमाग में कोई असल जगह नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं एक सिद्धांतिक संरचना है। तो ये एलएडी काम कैसे करता है? हमारे सोर्स में एक डायग्राम है। बच्चे को माहौल से लैंग्वेज एक्सपोजर मिलता है। मतलब वो भाषा सुनता है, ये इनपुट एलईडी में जाता है और एलईडी से ग्रामेटिकल लैंग्वेज यानी व्याकरण वाली भाषा आउटपुट के रूप में निकलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलईडी के अंदर पहले से ही यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद है। यूनिवर्सल ग्रामर? ये आइडिया तो बहुत क्रांतिकारी था। हाँ, चॉम्स्की ने कहा कि दुनिया की हजारों भाषाओं में सतह पर भले ही कितने भी अंतर हों, लेकिन उनकी गहरी संरचना में कुछ बुनियादी नियम एक जैसे हैं। जैसे हर भाषा में संज्ञा और क्रिया होती है। बिल्कुल। उनका मानना था कि ये बुनियादी ढांचा जन्म से ही हमारे दिमाग में हार्डवायर्ड होता है। लेकिन कोई ये कैसे मान ले कि एलईडी जैसी कोई चीज सच में है? इसका क्या सबूत है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी के जवाब में चॉम्स्की ने अपना सबसे मशहूर तर्क दिया, पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस आर्ग्यूमेंट। पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस, इसे थोड़ा और समझाएं। इनपुट क्या है और आउटपुट क्या? इनपुट वो भाषा है जो बच्चे अपने आसपास सुनते हैं। अब आप सोचिए, घर पर लोग कैसे बात करते हैं। देखिए, उसी टूटी फूटी भाषा को सुनकर बच्चे 4-5 साल की उम्र तक एकदम सही, जटिल और व्याकरण के हिसाब से नए नए वाक्य बनाने लगते हैं। उनका आउटपुट रिच होता है, समृद्ध और लगभग परफेक्ट। अच्छा, तो तर्क ये है कि अगर इनपुट इतना कमजोर है और आउटपुट इतना शानदार, तो बीच में जरूर कोई जादुई मशीन होनी चाहिए। हाँ, जो इस कमजोर इनपुट को सुधार कर शानदार आउटपुट में बदल दे। और वही मशीन एलईडी है। आपने एकदम सही पकड़ा। चॉम्स्की कहते हैं कि सिर्फ सुनकर या नकल करके इतनी जटिल भाषा सीखना नामुमकिन है। जरूर कोई आंतरिक तंत्र यानी इंटरनल मैकेनिज्म है जो बच्चों की मदद करता है। और इससे याद रखने की भी एक ट्रिक है। चॉम्स्की सुनने में चू यानी चबाना जैसा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि दिमाग व्याकरण को अपने आप ही चबा लेता है या प्रोसेस कर लेता है। ये तर्क तो वाकई बहुत मजबूत है। तो अगर ये सच है, तो क्लासरूम में एक टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चॉम्स्की के सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि टीचर की जरूरत नहीं है, बल्कि टीचर की भूमिका बदल जाती है। कैसे? यहाँ इन्फिनिट जेनरेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है कि इंसान भाषा के कुछ नियमों का इस्तेमाल करके अनगिनत नए वाक्य बना सकता है। भाषा सीखना नकल करना नहीं, बल्कि रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। तो टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? टीचर को व्याकरण के नियम रटाने पर जोर नहीं देना चाहिए। एलईडी को अपना काम करने के लिए नियमों की लिस्ट नहीं चाहिए, उसे चाहिए डेटा। डेटा? हाँ, इसलिए टीचर का काम है एक रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट, यानी एक समृद्ध भाषाई वातावरण। मतलब बच्चों से बातें करना, उन्हें कहानियां सुनाना, गाने गवाना। बिल्कुल। जितना ज्यादा बच्चे भाषा को सुनेंगे और इस्तेमाल करेंगे, उनका एलईडी उतना ही बेहतर काम करेगा। चॉम्स्की के शब्दों में कहें तो ट्रस्ट दी एलईडी। एलईडी पर भरोसा रखें, उसे सही माहौल दे, बाकी काम वो खुद कर लेगा। तो आज हमने सीखने की पूरी यात्रा देखी। एबिंगहाउस ने बताया कि हम भूलते क्यों हैं, फ्लेवल ने बताया कि हम अपने सीखने को मैनेज कैसे कर सकते हैं, और चॉम्स्की ने दिखाया कि हमारा दिमाग सीखने के लिए पहले से ही कितना तैयार है। बिल्कुल। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। एबिंगहाउस के लिए मुख्य शब्द है फॉरगेटिंग कर्व, और क्लासरूम टिप है स्पेस्ड प्रैक्टिस एंड रिविजन। फ्लेवल के लिए मुख्य शब्द है मेटाकॉग्निशन और रेगुलेशन, और क्लासरूम टिप टीच हाउ टू लर्न। और चॉम्स्की के लिए मुख्य शब्द है एलएडी, यूनिवर्सल ग्रामर और नेटिविस्ट। और उनका क्लासरूम टिप है एक रिच एनवायरनमेंट दें और रट्टा मारने से बचें। बहुत बढ़िया, ये एक बेहतरीन सारांश है। तो रिविजन इज द की टू रिटेंशन। इससे बेहतर तरीके से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें तो याद रखें कि असली लड़ाई पहले 24 घंटों में है। और यहाँ एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अपनी कोई बुरी आदत बदलने या कोई नई अच्छी आदत सीखने में इस्तेमाल करें, तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात है।
पार्ट 8 यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे रिवाइज करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए मंजिल विद अंसारी से जुड़े रहें। हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। तो आज हम पार्ट 9 में सभी जरूरी थियरीज का एक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। हाँ, और ये सेशन उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो शुरुआत कहाँ से करें? मनोविज्ञान की जड़ों से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, ज्ञान आता कहाँ से है? सही। क्या हम इसे लेकर पैदा होते हैं या फिर दुनिया में आकर सीखते हैं? और यहीं पर हमारे सामने दो बहुत बड़े नाम आते हैं, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने नेचुरलिज्म यानी सहजवाद की बात की थी। हाँ, मतलब उनका मानना था कि ज्ञान जन्मजात है। हाँ, कि सारा ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, बस हम उसे समय के साथ याद करते हैं। लेकिन उनके शिष्य अरस्तु इस बात से सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। अरस्तु ने एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद का सिद्धांत दिया। अच्छा, तो उनका विचार क्या था? में एक टैबुला रासा जैसा होता है, यानी एक कोरी स्लेट। एकदम एक कोरी स्लेट, और उस पर जो कुछ भी लिखा जाता है वो हमारे अनुभवों से आता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। बिल्कुल, वही हमारे ज्ञान का आधार बनता है। तो ये तो मनोविज्ञान की फिलोसॉफिकल जड़ें हुई। लेकिन इसे एक विज्ञान के तौर पर पहचान कब मिली? उसके लिए हमें थोड़ा आगे आना होगा, विल्हेम वुंट तक, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। हाँ, 1879 में उन्होंने जर्मनी के लाइप्जिग में दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब खोली। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि पहली बार मन को वैज्ञानिक तरीके से मापने की कोशिश हो रही थी। सही कहा। वुंट का जो स्कूल था उसे स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद कहते हैं। वो मन की संरचना को समझना चाहते थे। हाँ, एक तरह से मन के तत्वों को खोजना चाहते थे, जैसे कोई केमिस्ट पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर समझता है। कहना था कि मन के टुकड़े करना एक बहती नदी से एक बाल्टी पानी निकालने जैसा है। आप पानी तो निकाल लेते हैं पर नदी के बहाव को नहीं पकड़ पाते हैं। तो यहाँ से फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद की शुरुआत हुई। बिल्कुल। जेम्स मन क्या है के बजाय इस पर फोकस कर रहे थे कि मन क्या करता है, मतलब उसका फंक्शन क्या है। हाँ, कि हमारी चेतना हमें अपने माहौल में ढलने में कैसे मदद करती है। उन्होंने चेतना को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा, चेतना की एक अविरल धारा, जिसे रोका या तोड़ा नहीं जा सकता। तो शुरुआती मनोवैज्ञानिक मन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, जिसे मापना मुश्किल था। शायद इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से व्यवहारवाद मतलब बिहेवियरिज्म का जन्म हुआ। J.B. वॉटसन, हाँ, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। वॉटसन ने कहा, मन की बातें छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि व्यक्ति करता क्या है। उनका तो वो मशहूर कथन भी है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। बिल्कुल, वो पर्यावरण को ही सब कुछ मानते थे। लेकिन व्यवहारवाद की असली नींव रखी इवान पावलोव ने, अपने कुत्तों पर किए गए प्रयोगों से, क्लासिकल कंडीशनिंग। सही, वो घंटी और खाने वाला प्रयोग, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी खाना, उससे आता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी लार। और जब घंटी, जो कि एक कंडीशनड स्टिमुलस है, उसे खाने के साथ जोड़ा गया, तो कुछ समय बाद कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज पर ही लार टपकाने लगा। ये एक अनिच्छिक क्रिया है, मतलब इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। लेकिन हम हमेशा निष्क्रिय तो नहीं रहते, हम अपने कामों के नतीजों से भी तो सीखते हैं। और यही है बीएफ स्किनर के सिद्धांत का सार, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। हाँ, स्किनर के अनुसार हम अपने माहौल पर ऑपरेट करते हैं और उस काम का नतीजा तय करता है कि हम उसे दोबारा करेंगे या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट सबसे जरूरी है। इसमें याद रखने वाली बात यह है, रिस्पॉन्स फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर। पहले अनुक्रिया, फिर पुरस्कार। एकदम। और स्किनर ने एक और शब्द दिया था, शेपिंग, यानी व्यवहार को धीरे धीरे आकार देना। तो व्यवहारवादियों ने एक तरह से मन को ब्लैक बॉक्स मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर यह हमेशा तो नहीं चल सकता था ना? नहीं, जल्द ही मनोवैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि आप सोच और समझ जैसी चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। और इसी के जवाब में आया गेस्टाल्ट स्कूल, जिनका मूल मंत्र था द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। बिल्कुल, कि पूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा होता है। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके इसे दिखाया था। हाँ, उन्होंने दिखाया कि जानवर सिर्फ प्रयास और त्रुटि से नहीं सीखते, कभी कभी अचानक से उनके दिमाग में हल कौंध जाता है, जिसे उन्होंने इनसाइट लर्निंग या सूझ का सिद्धांत कहा। सही। और अगर मन की गहराइयों की बात हो तो सिगमंड फ्राइड को तो भूल ही नहीं सकते। मनोविश्लेषण
साइको एनालिसिस। फ्राइड ने तो मनोविज्ञान का नजरिया ही बदल दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान था अचेतन मन का विचार। अनकॉन्शियस माइंड। वो बर्फ के टुकड़े वाला उदाहरण। हाँ। मन एक आइसबर्ग की तरह है, जिसका बस छोटा सा हिस्सा, चेतन मन, पानी के ऊपर दिखता है। और सबसे बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा, अचेतन मन, पानी के नीचे छिपा होता है। और हमारी दबी हुई इच्छाएं, डर और यादें सब उसी में होती हैं। फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 हिस्से भी बताए। आइड, ईगो और सुपर ईगो। हाँ, आइड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। उसे बस सुख चाहिए। मतलब? मुझे केक खाना है, अभी खाना है। बिल्कुल। फिर आता है सुपर ईगो, जो मोरालिटी प्रिंसिपल पर चलता है। वो नैतिकता की बात करता है। नहीं, ये सेहत के लिए खराब है। और फिर आता है ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल पर चलता है। वो दोनों के बीच संतुलन बनाता है। वो मैनेजर है। वो कहेगा ठीक है, डिनर के बाद एक छोटा टुकड़ा खा लेंगे। आपने एकदम सही समझा। ईगो असल में आइड और सुपर ईगो के बीच समझौता कराता है। चलिए, अब विकास के सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा वयस्क कैसे बनता है? और यहाँ सबसे पहला नाम आता है जीन पियाजे का। पियाजे ने बच्चों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उनका कहना था, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। हाँ, वो सक्रिय रूप से दुनिया को खोजते हैं। पियाजे ने कुछ की टर्म्स भी दिए: स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। स्कीमा मतलब दिमाग में जानकारी का एक पैकेट। सही। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा है, 4 पैर, 1 पूंछ। जब वो पहली बार बिल्ली देखता है तो उसे भी कुत्ता कहता है। ये है एसिमिलेशन। नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना। बिल्कुल। और जब उसे बताया जाता है कि ये बिल्ली है तो उसे अपना स्कीमा बदलना पड़ता है। वो एक नया स्कीमा बनाता है। ये है अकोमोडेशन। और पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। हाँ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन पियाजे के सिद्धांत में समाज की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं लगती। ये उनकी आलोचना का एक बड़ा बिंदु है। और यहीं पर आते हैं लिव वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ। हाँ, वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास अकेले में नहीं होता, ये सामाजिक मेलजोल, संस्कृति और भाषा के जरिए होता है। उनका एक सूत्र है, सोशल इंटरैक्शन प्लस कल्चर प्लस लैंग्वेज इज इक्वल टू डेवलपमेंट। बिल्कुल। और उनके दिए हुए शब्द भी बहुत जरूरी हैं। ZPD, प्राइवेट स्पीच, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा। और वाइगोत्स्की के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि सीखना विकास से पहले होता है। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। तो ये पियाजे से बिल्कुल अलग है। हाँ, पियाजे कहते थे कि विकास से अधिगम होता है। वाइगोत्स्की कहते थे अधिगम से विकास होता है। विकास सिर्फ दिमाग का नहीं होता, नैतिक और सामाजिक भी होता है। सही। और यहाँ लॉरेंस कोलबर्ग और एरिक एरिक्सन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। हाँ, वो इस बात में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे कि लोग सही और गलत का फैसला क्यों और कैसे करते हैं। उनका हैंस की दुविधा वाला प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है। और उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताए। बिल्कुल। और उनका मुख्य फोकस न्याय पर था, एथिक्स ऑफ जस्टिस। और एरिक एरिक्सन ने पूरे जीवन काल को अपने सिद्धांत में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि जीवन भर में 8 मनोसामाजिक संकट आते हैं। जैसे स्कूल की उम्र में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। हाँ, यानी उद्योग बनाम हीन भावना। और किशोरावस्था में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भ्रांति। अच्छा, अब कुछ और आधुनिक विचारों पर आते हैं, जैसे बुद्धि। क्या बुद्धि सिर्फ एक ही तरह की होती है? हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं नहीं। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार 8 अलग-अलग तरह की बुद्धि होती हैं। हाँ, जैसे लिंग्विस्टिक, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। इसका मतलब है कि हर बच्चे की अपनी एक अनूठी ताकत होती है। बिल्कुल। और हमें काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? यहाँ अब्राहम मैस्लो का नाम आता है। हाँ, उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। उन्होंने एक पिरामिड बनाया था, जिसमें सबसे नीचे शारीरिक जरूरतें हैं, जैसे भोजन और पानी, फिर सुरक्षा, फिर प्रेम, फिर सम्मान, और सबसे ऊपर आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम दूसरों को देखकर भी तो सीखते हैं। बिल्कुल। ये एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। सोशल लर्निंग थ्योरी, उनका वो बोबो डॉल वाला प्रयोग। हाँ, जिससे ये साबित हुआ कि हिंसा सीखी जा सकती है, सिर्फ देखकर। इस प्रक्रिया के 4 चरण हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। एकदम सही। एक और सिद्धांत है जो बच्चे के विकास को उसके माहौल से जोड़ता है। आप ऊरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की बात कर रही हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। हाँ,
उन्होंने बच्चे के चारों ओर की सिस्टम्स की बात की, माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, है ना, एक्सो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ये दिखाता है कि बच्चे पर हर स्तर के माहौल का असर पड़ता है। चलिए अब बिल्कुल आधुनिक विचारों पर आते हैं। मानसिकता। माइंडसेट, कैरल ड्वेक का काम, बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। उन्होंने 2 तरह की मानसिकता बताई, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। हाँ फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनकी बुद्धि और योग्यताएं स्थिर हैं, बदली नहीं जा सकती। और वो चुनौतियों से बचते हैं। बिल्कुल। और ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत और कोशिश से क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। और शिक्षकों के लिए उनकी क्या सलाह है? प्रेज एफर्ट नॉट इंटेलिजेंस। बच्चे के प्रयास की प्रशंसा करें, उसकी बुद्धि की नहीं। इससे ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। एक और नाम जो शिक्षा शास्त्र में बहुत बड़ा है, मारियम मॉन्टेसरी। हाँ, उनका मॉन्टेसरी मेथड। उनके 2 मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्जॉर्बेंट माइंड और प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। शूषक मन और तैयार वातावरण। उनका मुख्य फोकस था इंद्रिय प्रशिक्षण और स्वनिर्देशित गतिविधि पर, सेंसरी ट्रेनिंग एंड सेल्फ डायरेक्टिव एक्टिविटी। ये तो बहुत सारे सिद्धांत हो गए। चलिए अब कुछ जरूरी तुलना कर लेते हैं ताकि चीजें और साफ हो जाएं। जरूर। सबसे पहले पियाजे और वाइगोत्स्की की तुलना करते हैं। पियाजे के लिए विकास सार्वभौमिक है, स्टेज आधारित, लेकिन वाइगोत्स्की के लिए ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। हाँ, और पियाजे के लिए विकास से अधिगम होता है, जबकि वाइगोत्स्की के लिए अधिगम से विकास होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। भाषा को लेकर भी दोनों के विचार अलग थे। पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की, वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच की। अब पावलोव और स्किनर की तुलना करते हैं। पावलोव के सिद्धांत में व्यवहार अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी है, स्किनर में ऐच्छिक यानी वॉलंटरी। पावलोव में सीखने वाला निष्क्रिय है, स्किनर में सक्रिय। एक और बड़ा अंतर है, पावलोव में पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले आता है, स्किनर में प्रतिक्रिया के बाद। अच्छा, और बुद्धि और नैतिकता के सिद्धांतों में भी कुछ तुलना हो सकती है। हाँ, जैसे गार्डनर ने 8 स्वतंत्र बुद्धियों की बात की, वहीं स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्किक थ्योरी दी, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और कोलबर्ग बनाम गिलिगन? कोलबर्ग का सिद्धांत न्याय पर आधारित है, एथिक्स ऑफ जस्टिस। वहीं उनकी आलोचक कैरल गिलिगन ने देखभाल पर आधारित सिद्धांत दिया, एथिक्स ऑफ केयर, जो रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये तुलना बहुत उपयोगी है। अब एक त्वरित पुनरीक्षण कर लेते हैं, कुछ वन लाइनर्स जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद से कौन जुड़े हैं? पियाजे और वाइगोत्स्की। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, वॉटसन, इनसाइट लर्निंग, गेस्टाल्ट स्कूल। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। ये दोनों वाइगोत्स्की से जुड़े हैं। और टैबुला रासा। जॉन लॉक और अरस्तु। एक और जरूरी नाम, नोआम चॉम्स्की। LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बिल्कुल। तो ये था हमारा ऑल इन वन क्लास जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरीज को कवर किया। हाँ, और ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इसे अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए मंजिल विद अंसारी से जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।